कहानी की शुरुआत होती है एक ऐसी दुनिया से जहां हर कोई अपनी डेली लाइफ में मैजिक का इस्तेमाल करता है, खाना बनाने से लेके हवा में उड़ने तक। ऐसा माना जाता है कि मैजिक भगवान का दिया हुआ एक तोहफा है। लेकिन दूसरी तरफ जंगलों में हम एक ऐसे लड़के को देखते हैं जो भारी भारी वेट्स उठा रहा होता है और क्रीम पफ्स खा रहा होता है। इसका नाम है मैश और ये अपने पापा बर्नडेड के साथ एक छोटे से हट में रहता है जो शहर से काफी ज्यादा दूर है। जब मैश घर जाता है तो वो भूल जाता है कि दरवाजा पुश करना है या पुल, और इसी चक्कर में वो उस दरवाजे को तोड़ देता है। ये देखकर उसके पापा बौखला जाते हैं, पर मैश माफी मांगता है और उसे ठीक करने का प्रॉमिस करता है। लेकिन जब वो उस दरवाजे को वापस लगाने की कोशिश करता है तो वो उसे डोर फ्रेम पर इतनी जोर से मारता है कि दरवाजे के चिथड़े उड़ जाते हैं। इसके बाद वो दोनों साथ में चाय पीते हैं और हमें पता चलता है कि मैश बाकी लोगों से बहुत ज्यादा अलग है क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। इसलिए बर्नडेड उसकी बॉडी को स्ट्रॉन्ग बना रहे हैं ताकि वो इस कमी को पूरा कर सके। पर मैश को ये सच्चाई नहीं पता, इसलिए वो हमेशा सोचता रहता है कि उसकी ट्रेनिंग सिर्फ फिजिकल क्यों है। मैश के पापा काम का बहाना बनाकर उसकी बात टाल देते हैं और बाहर जाते वक्त मैश को चेतावनी देते हैं कि वो उनके पीठ पीछे शहर में ना जाए। लेकिन मैश को खाने थे बेकरी के लिमिटेड एडिशन क्रीम पफ्स, इसलिए वो तुरंत हुडी पहनकर शहर की तरफ भागने लगता है। शहर में वो लोगों को मैजिक यूज करते देखता है, पर उसे लगता है कि इसमें कुछ भी स्पेशल नहीं है क्योंकि जो काम वो मैजिक से कर रहे हैं उसे हाथ से भी किया जा सकता है। कुछ देर बाद मैश बेकरी पहुंच जाता है और एक्साइटेड होकर कुछ क्रीम पफ्स ऑर्डर करता है। लेकिन जब पैसे देने की बारी आती है तो सारे कॉइन्स बेंड हो जाते हैं क्योंकि एक्साइटमेंट में उसने अपनी मुट्ठी बहुत जोर से बंद कर ली थी। ये देखकर बेकर घबरा जाता है क्योंकि एक आम इंसान इतनी आसानी से कॉइन्स को बेंड नहीं कर सकता। लेकिन जब मैश कॉइन्स को सीधा करता है तब बेकर के असली होश उड़ते हैं और तभी जोर की हवा चलती है और उसका चेहरा सबके सामने आ जाता है और सब उसे देखकर हैरान रह जाते हैं क्योंकि उसके चेहरे पर कोई भी निशान नहीं था। असल में मैजिक इस्तेमाल करने वाले हर एक इंसान के चेहरे पर कोई न कोई निशान होता है और जिसके चेहरे पर ये निशान नहीं होता उसे भगवान का दुश्मन माना जाता है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है पुलिस स्टेशन में, जहाँ हम ब्रैड नाम के एक ऑफिसर को देखते हैं। वो न्यूज़पेपर में इस साल के डिवाइन विजनरी के बारे में पढ़ रहा होता है जो मैजिक एकेडमी के टॉप स्टूडेंट को दिया जाने वाला एक टाइटल है और जिसके साथ बहुत सारे प्रमोशंस और रिवॉर्ड्स मिलते हैं। इसके बाद फोन बजता है और उसे इन्फॉर्म किया जाता है कि शहर में एक अनमार्क्ड चेहरे वाला आदमी घूम रहा है। दूसरी तरफ मैश रास्ते पर क्रीम पफ्स खाते हुए ये सोच रहा होता है कि सब लोग उसे घूर क्यों रहे हैं, और उसी वक्त मैश एक पियक्कड़ ऑफिसर टेरी से टकरा जाता है जिससे उसकी यूनिफॉर्म पर क्रीम लग जाती है और वो बहुत ज्यादा गुस्से में आ जाता है। टेरी मैश के हाथ से खाना गिरा देता है और उसके साथ बदतमीजी करने लगता है। इसके बाद मैश ऑफिसर की यूनिफॉर्म फाड़ कर उसे शहर के बीचों बीच नंगा कर देता है। लेकिन मैश का इरादा गलत नहीं था। वो टेरी से कहता है कि मैं आपके कपड़े धोकर लौटा दूंगा, और भाई साहब उसी वक्त वहाँ ब्रैड पहुँच जाता है और टेरी से पूछता है कि वो नंगा क्यों है। जब ब्रैड की नजर मैश पर पड़ती है तो वो समझ जाता है कि वही बंदा है जो रिपोर्ट में था, इसलिए वो उसकी तरफ आगे बढ़ने लगता है। लेकिन तभी बर्नडेड वहाँ आकर मैश को भगा ले जाते हैं। ब्रैड अपने जादू से एक मैजिकल बर्ड समॉन करता है जो उन लोगों का पीछा करती है। जब वो घर वापस आते हैं तो बर्नडेड अपने बेटे को डांटने लगते हैं क्योंकि वार्निंग देने के बाद भी मैश ने अपने पापा की नहीं सुनी। बर्नडेड तरस खाकर उसे एंड में माफ कर देते हैं, पर वो मैश को पनिशमेंट के तौर पर अपना वर्कआउट रूटीन रिपीट करने को कहते हैं। जब मैश ट्रेनिंग के लिए घर से निकलता है तो बर्नडेड सोचते हैं कि मैश असल में एक अच्छा बच्चा है और वो उसे सिटी जाने के लिए ब्लेम नहीं कर सकते क्योंकि उन्होंने पूरी जिंदगी जंगलों में छिपकर बिताई है। जब बर्नडेड सोच रहे होते हैं कि पुलिस से कैसे निपटा जाए तभी उनकी नजर विंडो पर पड़ती है जहां एक जादुई चिड़िया उन पर नजर रख रही है, और उसी वक्त ब्रैड अचानक से अपने आदमियों के साथ घर में घुस जाता है और बर्नडेड से पूछता है कि उसका बेटा कहाँ है। दूसरी तरफ हम मैश को जंगलों में ट्रेनिंग करते हुए देखते हैं जो वेट्स को ऐसे उठा रहा है जैसे वो कुछ भी ना हो और 5 मिनट में ही अपना वर्कआउट खत्म कर देता है। घर वापस पहुंचने पर जैसे ही वो दरवाजा खोलने ही वाला होता है वो ब्रैड को सुन लेता है जो बर्नडेड को कहता है कि इस दुनिया में मैजिक का राज इसलिए है क्योंकि उन्होंने उन सब लोगों को जान से मार दिया जो मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकते और वो इसे बेहतर दुनिया के लिए एक जरूरी सैक्रिफाइस समझते हैं। ब्रैड बर्नडेड को पुश करता है और कहता है कि एक अनमार्क्ड बंदे को घर पर रखना बहुत बड़ा क्राइम है। जिंदा रहना चाहते हो तो चुपचाप हमें बता दो कि उस लड़के को कहाँ छिपा कर रखा है। लेकिन बर्नडेड उन्हें अपने बेटे के बारे में बताने से मना कर देते हैं। फ्लैशबैक में हमें पता चलता है कि बर्नडेड को हमेशा हर काम में एक फेलियर की तरह ट्रीट किया जाता था। बड़े होने के बाद भी ये सिलसिला चलता रहा और एक दिन उसने खुदकुशी करने की सोची। जब वो एज पर खड़ा होकर कूदने ही वाला था
तभी उसे बेबी मैश के रोने की आवाज आती है। उसे रियलाइज होता है कि इस बच्चे के चेहरे पर कोई भी निशान नहीं है, यानी कि ये मैजिक का इस्तेमाल नहीं कर सकता। मार्क ना होने की वजह से किसी ने इसे यहाँ छोड़ दिया था और ये सोचकर कि सोसाइटी ने इन दोनों को रिजेक्ट कर दिया है, बर्नडेड उसे अपना बेटा बना लेते हैं और हमेशा उसे प्रोटेक्ट करने की कसम खाते हैं। इसके बाद हम वापस प्रेजेंट टाइम में पहुंचते हैं, जहां बर्नडेड चिल्लाकर मैश को भागने को कहता है। ये देखकर ब्रैड उसे पीटने लगता है और जैसे ही वो उसे जान से मारने ही वाला होता है, मैश दरवाजा तोड़कर अंदर आता है और एक ऑफिसर को मारकर उड़ा देता है। टेरी उसके पास जाता है पर मैश एक बार फिर से उसकी यूनिफॉर्म फाड़ देता है और उसे तब तक थप्पड़ मारता है जब तक वो गिर नहीं जाता। मैश रिवील करता है कि वो इसलिए नहीं भागा क्योंकि बर्नडेड उसकी एकलौती फैमिली है। लेकिन ये सुनकर ब्रैड हंसने लगता है और सोचता है कि मैश के पास जीतने का कोई चांस नहीं है क्योंकि वो मैजिक यूज नहीं कर सकता। ब्रैड मैश पर वही स्पेल यूज करता है जो उसने ड्रैगन को भगाने के लिए किया था, पर मैश उसे आराम से एक हाथ से डिफ्लेक्ट कर देता है और ये देखकर ब्रैड को अपनी आंखों पर यकीन नहीं होता। वो एक और स्ट्रॉन्ग स्पेल से हमला करता है पर मैश उसे स्लैप कर उड़ा देता है, जिससे वो कहीं और ही एक्सप्लोड हो जाता है। टेरी मैश पर मैजिक से हमला करता रहता है पर मैश उन्हें बड़ी आराम से डिफ्लेक्ट करता है और ऐसा लगता है जैसे उसे इसमें मजा आ रहा हो। मैश अपने पापा की जादुई छड़ी उठाता है और ये देखकर ब्रैड एक बैरियर से खुद को डिफेंड करता है क्योंकि उसे लग रहा था कि मैश मैजिक का इस्तेमाल करेगा, लेकिन मैश छड़ी को बेसबॉल की तरह ब्रैड पर फेंकता है जो उसके बैरियर को चीरते हुए दीवार में घुस जाती है और ब्रैड डर के मारे घुटनों पर गिर जाता है। मैश उसे वार्निंग देता है कि अगली बार अगर उसने उसकी फैमिली को धमकाया तो वो उसे मार डालेगा, पर ब्रैड उसके सामने एक डील रखता है कि अगर मैश एक मैजिक एकेडमी में एनरोल होगा और डिवाइन विजनरी बनेगा तो सोसाइटी उसे एक्सेप्ट कर लेगी और पुलिस उनका पीछा करना छोड़ देगी। बदले में ब्रैड को उसके साथ मिलने वाले रिवॉर्ड्स और प्रमोशंस चाहिए। अगर उन्होंने ये डील नहीं मानी तो पुलिस पूरी जिंदगी उनका शिकार करेगी और दोनों को जान से मार डालेगी। मैश अपने पापा के साथ शांति से जीना चाहता है, इसलिए वो उनकी बात मान लेता है। मैश एक फेक मार्क के साथ प्रेस्टिजियस ईस्टर्न मैजिक एकेडमी ज्वाइन करता है, जहाँ उसे एक बहुत ही खतरनाक एंट्रेंस एग्जाम देना होगा जिसका पासिंग रेट 3% से भी कम है। लूसी नाम का एक आदमी एप्लीकेंट्स को देख रहा होता है और तभी उसे एक जोर की आवाज सुनाई देती है। बाहर नजर घुमाने पर वो देखता है कि मैश वेट्स को पेपर की तरह उठा रहा है, जो लूसी को कंफ्यूज कर देता है क्योंकि ये मैजिक स्कूल है, कोई कुश्ती का अखाड़ा नहीं। लूसी खुद को शांत करता है और एक बार फिर से विंडो के बाहर नजर घुमाता है, लेकिन भाई साहब मैश फिटनेस बुक पढ़ते हुए इनविजिबल चेयर वाली एक्सरसाइज करने लगता है और बगल में ही ब्रैड और बर्नडेड छिपकर मैश पर नजर रख रहे होते हैं। लूसी स्टाइल में एंट्री मार कर यह अनाउंसमेंट करता है कि वो इस एग्जाम का इंचार्ज है। ये सुनकर स्टूडेंट्स हैरान हो जाते हैं क्योंकि लूसी एक बहुत ही महान जादूगर है। अपनी तारीफ सुनकर लूसी 7वें आसमान पर पहुंच जाता है, लेकिन मैश उसकी एंट्री को फालतू का दिखावा कहने लगता है, जिससे लूसी गुस्सा हो जाता है और उसे फेल करने की कसम खा लेता है। लूसी अनाउंस करता है कि पहला एग्जाम शुरू होने वाला है और सबको बैठने को कहता है, लेकिन आसपास बैठने को कुछ भी नहीं था। तभी लूसी अपने मैजिक से वहाँ सबके लिए टेबल और चेयर लगा देता है। ये देखकर सब लोग इम्प्रेस हो जाते हैं सिवाय मैश के, जो कहता है कि इससे अच्छा तो वो इन्हें किसी रूम में बिठा देता जहाँ चेयर और टेबल पहले से लगी हो। ये सुनकर लूसी उससे और भी ज्यादा नफरत करने लगता है। एग्जाम शुरू होता है और एप्लीकेंट्स देखते हैं कि क्वेश्चन पेज पर मूव हो रहे हैं, जिसकी वजह से उन्हें पढ़ना मुश्किल हो जाता है। हमें पता चलता है कि लूसी ने पेपर्स पर मैजिक का इस्तेमाल किया है और पास होने के लिए उन्हें मैजिक डिस्पेल करना होगा। ब्रैड और बर्नडेड को लगता है कि मैश फेल हो जाएगा, पर मैश उन वर्ड्स को ऑर्डर देता है कि वो हिलना बंद करें और गुस्से में अपना पेन तोड़ देता है, जिससे डर के मारे वर्ड्स लाइन में लग जाते हैं। इसी के साथ वो एग्जाम कुछ ज्यादा ही जल्दी खत्म कर देता है और लूसी हैरान हो जाता है कि सारे शब्द परफेक्टली अलाइन कैसे हो गए। मैश अपनी सुपर ह्यूमन एबिलिटी से बाकी एग्जाम्स भी पास करने लगता है, जबकि लूसी उसे एलिमिनेट करने का रास्ता सोच रहा था। लूसी जमीन से एक मेज निकालता है और स्टूडेंट्स को कहता है कि गोल तक पहुंचने के लिए उनके पास सिर्फ 30 मिनट है। लेमन नाम की एक लड़की मैश के पास आती है और उसके साथ खेलने की रिक्वेस्ट करती है, पर वो बार बार ट्रैप्स में फंसती रहती है और मैश रियलाइज करता है कि वो कितनी यूजलेस है। जब मैश पीछे मुड़ता है तो लेमन एक स्पेल की मदद से उसे हथकड़ियों में बांध देती है और कहती है कि किसी वजह से उसे मैश को जीतने से रोकना है, पर मैश आराम से उन हथकड़ियों को तोड़ देता है और भाग जाता है क्योंकि उसे ये टेस्ट पास कर ही रहना है। उसके जाने के बाद एक क्रीचर लेमन से पहेली पूछता है, पर वो उसका जवाब नहीं दे पाती, जिसकी वजह से क्रीचर उस पर हमला करने के लिए तैयार हो जाता है। लेकिन तभी मैश वापिस आकर उस क्रीचर को एक पंच में ही ढेर कर देता है। लेमन
हैरान थी कि मैश ने उसे क्यों बचाया, और मैश एक्सप्लेन करता है कि शायद वो दोनों एक ही वजह से यहाँ पर है, इसलिए मैश को उसके लिए बुरा लग रहा है। लेमन परेशान हो जाती है कि शायद वो टाइम पर मेज खत्म नहीं कर पाएंगे, पर मैश के पास एक प्लान है। लूसी को पूरा यकीन था कि मैश इस बार तो फेल होकर ही रहेगा, पर तभी हम देखते हैं कि जमीन हिलने लगती है और उन सभी स्टूडेंट्स को जोर की आवाजें सुनाई देती है, और तभी दीवार एक एक कर टूटने लगती है और मैश वहाँ से बाहर निकल जाता है, और हमें पता चलता है कि उसने मेज को तोड़कर रास्ता बनाया है। बाकी स्टूडेंट्स उसे चीटर कहने लगते हैं, पर लेमन कन्फेस करती है कि लूसी ने उसे प्रॉमिस किया था कि अगर उसने मैश को रोका तो वो उसे स्कूल में एडमिशन दिला देगा। लूसी ये मान लेता है और अपनी मैजिकल पावर्स दिखाते हुए कहता है कि वो मैश और लेमन को फेल कर देगा, पर मैश उसकी छड़ी तोड़ देता है और कहता है कि अब प्रोफेसर ने हद पार कर दी है। उसी वक्त हेडमास्टर वॉलबर्ग आते हैं और फाइनल इंटरव्यू शुरू करने को कहते हैं, जहां वो खुद एग्जामिनर होंगे। मैश पहला एप्लीकेंट होता है और वो उसे एक रूम में ले जाते हैं जहां बहुत सारे ऑफिशियल्स बैठे हुए हैं। मैश से सवाल पूछे जाते हैं एंड ऑफिशियल्स को उसके आंसर्स पसंद नहीं आते। हालांकि हेडमास्टर को वो इंटरेस्टिंग लगता है और वो पूछते हैं कि उसने लेमन को क्यों बचाया जबकि उसके पास टाइम नहीं था। मैश कहता है कि उसे लगा कि अगर वो लेमन को नहीं बचाएगा तो उसे बाद में रिग्रेट होगा। वॉलबर्ग को रियलाइज होता है कि मैश बिना सोचे समझे कदम उठाता है और इसी को टेस्ट करने के लिए वो एक क्रीचर समॉन करते हैं जो एक डॉल को मारने की धमकी देता है, जिसमें मैश के पिता की आत्मा है। वो कहते हैं कि अगर तुम्हारा सामना एक ऐसे दुश्मन से हुआ जो तुमसे 1000 गुना ताकतवर है तो क्या तुम फिर भी अपने परिवार और दोस्तों को बचाओगे। मैश उस डॉल को मुक्का मारता है पर कुछ भी नहीं होता और उसके हाथ से खून निकलने लगता है। इसके बाद वो अपने हाथों से ब्लेड को डॉल तक पहुंचने से रोक लेता है और डिसाइड करता है कि वो तब तक नहीं हिलेगा जब तक क्रीचर गायब नहीं हो जाता। वॉलबर्ग को एहसास होता है कि मैश वो बंदा है जो कमजोरों को प्रोटेक्ट कर सकता है और ताकतवर को उनकी औकात दिखा सकता है, इसलिए वो क्रीचर को वापस बुला लेते हैं और उसका एकेडमी में स्वागत करते हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है क्लास में, जहाँ टीचर उन्हें लॉक खोलने वाला मैजिक सिखा रही है जिसे बहुत ही बेसिक माना जाता है। टीचर क्लास को डेमो देती है पर मैश उस लॉक को हाथ से ही तोड़ देता है और ये देखकर टीचर गुस्सा हो जाती है क्योंकि उसने मैजिक का यूज नहीं किया। मैश बताता है कि वो मैजिक में अच्छा नहीं है और साइड में बैठा हुआ फिन नाम का एक लड़का उसे मुसीबत समझने लगता है। क्लास के बाद फिन अपने डॉम को ढूंढता है और दुआ करता है कि मैश उसका रूममेट ना हो। कुछ देर बाद फिन को अपना रूम मिलता है पर वो देखता है कि उसका दरवाजा गायब है और मैश ने उसे पकड़ा हुआ है। फिन अपना इंट्रोडक्शन देता है और मैश से बातें करके उसे लगने लगता है कि मैश बिल्कुल नॉर्मल है, पर तभी मैश उसे अपने मसल से इंट्रोड्यूस करवाता है और फिन उसे पागल समझने लगता है। मैश फिन से उसकी झाड़ू मांगता है क्योंकि वह झाड़ू की जगह एक बड़े से पेड़ का रूट ले आया था। फिन देने के लिए मान जाता है और अगले दिन टीचर उन्हें झाड़ू पर उड़ना सिखाती है। मैश झाड़ू को बुलाने की कोशिश करता है पर झाड़ू जवाब नहीं देती और एक स्टूडेंट उसका मजाक उड़ाने लगता है, लेकिन तभी मैश अपना पैर जोर से जमीन पर मारता है और वो झाड़ू उछल कर उसके हाथ में आ जाती है। स्टूडेंट उसे चीटर कहने लगता है और टीचर एक रेस अनाउंस करती है ये देखने के लिए कि कौन सा स्टूडेंट झाड़ू पर उड़कर फिनिश लाइन सबसे पहले पहुंचेगा। वो लड़का मैश को रेस के लिए चैलेंज करता है जहां लूजर को विनर की बात ग्रेजुएशन तक माननी होगी। मैश बिना सोचे समझे चैलेंज एक्सेप्ट कर लेता है। सब लोग रेस के लिए तैयार हो जाते हैं, लेकिन इंस्ट्रक्टर को थोड़ा शक होता है कि मैश झाड़ू पकड़ भी पाएगा या नहीं। स्टिल वो रेस शुरू करवा देती है और रेस स्टार्ट होते ही मैश इंस्टेंटली जीत भी जाता है और अपनी खतरनाक स्पीड से एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड सेट कर देता है। वहाँ खड़े सब लोग कंफ्यूज हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मैश को अपनी जगह से हिलते हुए भी नहीं देखा था, लेकिन फिन ने देख लिया था कि एक्चुअली हुआ क्या। मैश ने पहले झाड़ू को अपनी पूरी ताकत से आगे फेंका और फिर तुरंत उसकी तरफ कूदकर उस पर सवार हो गया। तभी एक स्टूडेंट मैश पर चीटिंग का इल्जाम लगाता है। मैश उस पर तरस खाने लगता है और कहता है कि जा भाई, बेट कैंसल। वो लड़का फिर भी बकवास करता रहता है, लेकिन अचानक से उसका मुंह सिल दिया जाता है और तभी वहाँ पर एंट्री मारता है केविल नाम का एक स्टूडेंट। वो अपने दोस्त की तरफ से माफी मांगता है, लेकिन सब जानते हैं कि केविल एक बहुत बड़ी मुसीबत है। लोग मैश के लिए परेशान हो जाते हैं क्योंकि अब वो केविल का टारगेट बन चुका है। केविल मैश को अपना इंट्रोडक्शन देता है, लेकिन मैश गलती से उसका नाम कैबेज सुन लेता है, जिससे वहाँ एक ऑकवर्ड सन्नाटा छा जाता है। गुस्से में केविल स्पेल कास्ट करने की तैयारी करता है, लेकिन टीचर बीच में टोक देती है, ये कहते हुए कि क्लास अब भी चल रही है। केविल वहाँ से जाते हुए मैश को बोलता है कि मुझसे क्लास के बाद मिलना। जब वो लोग वापस रूम में जा रहे होते हैं तब फिन बताता है कि केविल ब्यूरो ऑफ मैजिक के एक हाई रैंकिंग मेंबर का बेटा है। वो समझाता है कि अगर मैश ने केविल से पंगा ले लिया तो वो एक्सपेल हो जाएगा क्योंकि उसकी फैमिली के वाइस प्रिंसिपल के साथ गहरे रिश्ते हैं। फिन ने बाकी स्टूडेंट्स को केविल की वजह से सफर करते हुए देखा है, इसलिए वो सबका डर समझ सकता है। मैश इन सब बातों से बेपरवाह होकर
अकेले क्रीम पफ्स बनाने लगता है और फुल एंजॉय कर रहा होता है। वहीं दूसरी तरफ केविल फील्ड में उसका वेट कर रहा होता है और गुस्सा होने लगता है क्योंकि मैश आया ही नहीं। अगले दिन जब मैश क्लास के लिए अपनी बुक्स निकालता है तो वो देखता है कि बुक्स फटी हुई है और खराब हालत में है। केविल उसके पास आता है और पूछता है कि तू कल क्यों नहीं आया। मैश मासूमियत के साथ सॉरी बोलता है और कहता है कि वो क्रीम पफ्स बनाने में बिजी था, जिस बात से केविल बुरी तरह चिढ़ जाता है। केविल उससे पूछता है कि क्या वो डिवाइन विजनरी बनना चाहता है। वो क्लेम करता है कि वाइस प्रिंसिपल के साथ अपने कनेक्शंस का इस्तेमाल करके वो मैश की हेल्प कर सकता है, लेकिन बदले में मैश को उसके ऑर्डर्स फॉलो करने होंगे। मैश तुरंत मान जाता है और डील के हिसाब से केविल का नौकर बन जाता है। मैश अगली क्लास के लिए तैयार होता है, लेकिन देखता है कि उस सब्जेक्ट की बुक भी खराब हालत में है। फिन ना चाहते हुए भी अपनी बुक शेयर करने को मान जाता है और मैश सोचता है कि वो कितना लकी है कि उसके पास फिन जैसा दोस्त है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है जहां मैश केविल को पानी लाके देता है, लेकिन केविल उसे जानबूझकर जमीन पर गिरा देता है और मैश को साफ करने का ऑर्डर देता है। जब मैश जमीन साफ कर रहा होता है तब पता चलता है कि एक्चुअली केविल ने ही फिन को ऑर्डर दिया था मैश की बुक्स खराब करने के लिए। लेकिन अब केविल बोर हो रहा था तो वो फिन को ऑर्डर देता है कि वो मैश के कपड़े जला दे। फिन ये ऑर्डर मानने से साफ मना कर देता है। गुस्से में केविल अपना मैजिक यूज करके फिन को घुटनों पर बिठा देता है और उसे पीटना शुरू करता है। थोड़ी देर बाद मैश वहां पहुंचता है और पूछता है कि ये क्या हो रहा है। केविल कहता है कि उसे बस फिन से माफी चाहिए। फिन रोते हुए कन्फेस करता है कि उसने ही मजबूरी में मैश की बुक्स खराब की थी और माफी मांगता है। इस पर केविल मैश से पूछता है कि क्यों मैश, क्या तुम वाइस प्रिंसिपल के साथ डिनर करना चाहोगे? लेकिन मैश सीधा उसके पास जाता है, उसका सर पकड़ता है और जमीन पर दे मारता है। फिन घबरा जाता है कि अब मैश पक्का एक्सपेल होने वाला है। तभी वहाँ अचानक से वाइस प्रिंसिपल फारमैन पहुंच जाते हैं। वो बताते हैं कि केविल के पिता ने उन्हें अपने बेटे का ख्याल रखने की जिम्मेदारी दी थी। फारमैन ने सब कुछ देखा था, लेकिन वो फिर भी मैश को ही दोषी ठहराते हैं और इसे केविल पर एक वायलेंट अटैक बोलते हैं और कहते हैं कि वो एक स्कूल कॉन्फ्रेंस रखेंगे मैश को सजा देने के लिए। वो ये भी बोलते हैं कि मैश और बाकियों का स्टेटस केविल से अलग है, इसलिए केविल स्पेशल ट्रीटमेंट डिजर्व करता है। और फारमैन मैश को इडियट भी बुलाते हैं। जैसे ही फारमैन अपनी बकवास चालू रखता है, मैश दौड़ के उसके पास जाता है और एक सॉलिड नी स्ट्राइक सीधा उसके चेहरे पर मारता है। बाकी स्टूडेंट्स डर के मारे बस देख रहे होते हैं। मैश एक्सप्लेन करता है कि जब फारमैन रीजन सुनने को तैयार ही नहीं है तो उसे पीटना ही सही ऑप्शन है। वैसे भी वो मुसीबत में तो है ही। फारमैन गुस्से में एक्सपेल करने की धमकी देता है और स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन मैश तुरंत उसके मुंह पर मिट्टी फेंक देता है। फिर वो जमीन में एक गड्ढा खोदता है और फारमैन को उसमें पटक देता है और ऊपर से मिट्टी डालकर कवर करना शुरू कर देता है। फारमैन चिल्लाता है कि वो बच नहीं पाएगा, लेकिन मैश उसे जिंदा दफनाने की धमकी देता है। इस इंसिडेंट के बाद मैश को हेडमास्टर वॉलबर्ग अपने ऑफिस में बुलाते हैं। वो बताते हैं कि उन्हें अभी ब्यूरो ऑफ मैजिक से मैश को एक्सपेल करने का नोटिस मिला है। यहाँ हमें पता चलता है कि ब्यूरो ऑफ मैजिक देश की सबसे बड़ी लीगल अथॉरिटी है और अकेडमी से निकले हुए डिवाइन विजनरीज उसका कोर हिस्सा है। हेडमास्टर मैश को केविल के स्टेटस के बारे में याद दिलाते हैं, लेकिन फिर वो उस नोटिस को जला देते हैं क्योंकि वो नहीं चाहते कि अच्छे लोगों को नुकसान हो। वॉलबर्ग दुनिया के करंट स्टेटस पर भड़ास निकालते हैं और कहते हैं कि ये सिस्टम सिर्फ एलाइट्स की सेवा करता है। उन्हें लगता है कि दुनिया को मैश जैसे लोगों की जरूरत है जो सही काम करने के लिए खुद को सैक्रिफाइस कर सके। वो चाहते हैं कि मैश एक दिन डिवाइन विजनरी बने। मैश बताता है कि उसका भी यही प्लान है। हेडमास्टर उसे डिवाइन विजनरी बनने का तरीका समझाने लगते हैं, लेकिन मैश इतनी सारी इन्फॉर्मेशन हैंडल नहीं कर पाता और उसका भेजा फ्राई होने लगता है। फाइनली वॉलबर्ग चीजों को सिंपल रखते हुए कहते हैं कि बस हाई मार्क्स लाओ और जितना हो सके उतने कॉइन्स इकट्ठे करो। वो मैश को भरोसा दिलाते हैं कि ब्यूरो और वाइस प्रिंसिपल को वो संभाल लेंगे। अगले दिन डुएलो टीम का कैप्टन टॉम मैश को उनके डॉम को एक गेम में रिप्रेजेंट करने के लिए इनवाइट करता है, जो बेसिकली हैरी पॉटर के क्विडिश जैसा है। मैश कहता है कि भाई मुझे झाड़ू पर उड़ना नहीं आता, लेकिन टॉम उसका विश्वास नहीं करता और जबरदस्ती टीम में शामिल कर लेता है। मैच शुरू होता है और ओपोनेंट टीम बॉल पर कब्जा कर लेती है। दूसरी तरफ मैश अब भी जमीन पर खड़ा हुआ है और कहता है कि मैंने बोला था ना, मुझे उड़ना नहीं आता। क्राउड को लगता है कि मैश कोशिश भी नहीं कर रहा, इसलिए वो उसे चिढ़ाते हैं और उस पर चीजें फेंकते हैं। मैश की टीम बुरी तरह हार रही होती है। टॉम उसके पास आता है और रूल समझाता है कि पॉइंट्स लेने के लिए बॉल को ओपोनेंट के रिंग में डालना होता है और मैजिक का इस्तेमाल साफ मना है। ये गेम पूरा झाड़
झाड़ू उड़ाने के टेक्निक पर है। जैसे ही टॉम गेम में वापस जाने वाला होता है, ओपोनेंट टीम का कैप्टन जानबूझकर टॉम को टक्कर मारता है, जिससे वो नीचे गिर जाता है। मैश उसे चेक करता है और ऐसा लगता है कि टॉम की कुछ हड्डियां टूट गई है। मैश ओपोनेंट कैप्टन से स्पोर्ट्समैनशिप के बारे में पूछता है, लेकिन कैप्टन बोलता है कि जीतना ही सब कुछ है। टॉम मैश को बोलता है कि जीतना सब कुछ नहीं होता, अपना बेस्ट देना इम्पोर्टेंट है। उनकी टीम 50 पॉइंट्स पीछे है। ओपोनेंट को लगने लगता है कि वो जीत गए, लेकिन उन्होंने मैश को गुस्सा दिला दिया था। मैश अपना झाड़ू पकड़ता है और हवा में जंप करता है। वो इतनी तेजी से अपना पैर मारता है कि वो हवा में ही उड़ने लगता है, जिसे देखने वाले कंफ्यूज हो जाते हैं। मैश अपनी टीम से बॉल मांगता है और इतनी जोर से फेंकता है कि बॉल हवा को चीरते हुए सीधा ओपोनेंट के रिंग में जा घुसती है। सिर्फ इतना ही नहीं, लोगों के होश तो तब उड़ते हैं जब बॉल घूमकर बूमरैंग की तरह वापस मैश के हाथ में आ जाती है। मैश यही मूव बार बार रिपीट करता है और पॉइंट्स स्कोर करता रहता है। स्कोर इवेंचुअली 999 तक पहुंच जाता है। मैश की टीम ना सिर्फ जीतती है, बल्कि वो इतिहास का सबसे बड़ा स्कोर बनाती है और जीत के तौर पर उन्हें सिल्वर कॉइन्स मिलते हैं। फिन कहता है कि परफॉर्मेंस इनक्रेडिबल थी, लेकिन मैश बोलता है कि मुझे ये गेम दोबारा नहीं खेलना। टॉम उसे गले लगाता है और थैंक यू बोलता है। बाद में हम लैंस नाम के स्टूडेंट को न्यूज़पेपर पढ़ते हुए देखते हैं, जहां उसे मैश की अचीवमेंट का पता चलता है। वो मैश को एंट्रेंस एग्जाम से पहचान लेता है, उसकी फोटो डिस्ट्रॉय करता है और मैश को अपना अगला टारगेट बनाता है। क्लास के दौरान टॉम मैश को प्रैक्टिस के लिए तंग करता है और लेमन पढ़ाई के लिए, लेकिन मैश इंटरेस्टेड नहीं है। तभी लैंस वहाँ आता है और लेमन पहचान लेती है कि ये वही स्टूडेंट है जिसने एंट्रेंस एग्जाम में टॉप किया था। लैंस कुछ मजेदार करने के लिए एक मैजिकल बॉटल निकालता है और मैश के दोस्तों को उसमें कैद कर लेता है। वो बोलता है कि अगर अपने दोस्तों को वापस चाहते हो तो चुपचाप जंगल में आ जाना, मैं तुम्हारा वहाँ इंतजार करूंगा। और ये कहकर वो वहाँ से गायब हो जाता है। फॉरेस्ट में लैंस रिवील करता है कि वो भी कॉइन्स कलेक्ट कर रहा है और अपने दोनों सिल्वर कॉइन्स दिखाता है। हमें पता चलता है कि ज्यादातर लोगों के चेहरे पर एक मैजिकल लाइन होती है, लेकिन लैंस जैसे रेयर लोगों के पास 2 लाइन्स है, जो बताती है कि उसके पास ज्यादा ताकत है। लैंस ड्यूएल का चैलेंज देता है। शर्त ये है कि जो हारेगा वो जीतने वाले को अपने सिल्वर कॉइन्स देगा। मैश इस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है और लैंस अपनी ताकत का नमूना दिखाते हुए एक स्पेल की मदद से एरिया क्लियर कर देता है। मैश उसे मुक्का मारने की कोशिश करता है, लेकिन लैंस ग्रेविटी स्पेल की मदद से उसे जमीन पर पटक देता है। लैंस कहता है कि कोई भी उसके ग्रेविटी स्पेल से बच नहीं सकता, लेकिन मैश जमीन पर मुक्का मारकर पेड़ की जड़ें बाहर निकालता है और लैंस के नीचे की धरती फाड़ देता है। ये देखकर लैंस के होश ही उड़ जाते हैं। वो वापस ग्रेविटी स्पेल का इस्तेमाल करता है, लेकिन मैश अपनी स्पीड से उसे डॉज कर लेता है। लड़ाई के दौरान लैंस के गले से एक लॉकेट गिर जाता है। मैश क्यूरियोसिटी में उसे खोलता है और वो देखता है कि उसमें लैंस की बहन की फोटो है। लैंस कन्फेस करता है कि उसे सिस्टर कॉम्प्लेक्स है और चिल्लाकर लॉकेट वापस मांगता है। लैंस मैश से पूछता है कि दुनिया में सबसे इम्पोर्टेंट चीज क्या है। मैश बोलता है कि क्रीम पफ्स। लैंस गुस्से में कहता है कि गलत, सही जवाब है मेरी छोटी बहन। मैश सोचता है कि ये बंदा तो बहुत अजीब है। लैंस उसके दोस्तों को पहाड़ से नीचे फेंकने की धमकी देता है। फ्लैशबैक में हमें दिखाया जाता है कि लैंस की बहन की मैजिकल पावर्स खत्म हो रही है और कानून के अनुसार मैजिकलेस लोगों को जान से मार दिया जाता है। इसलिए लैंस डिवाइन विजनरी बनकर इस सिस्टम को बदलना चाहता है ताकि वो अपनी बहन को बचा सके। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है प्रेजेंट टाइम में, जहाँ लैंस बॉटल खाई से नीचे फेंक देता है और अपने ग्रेविटेशनल स्पेल की मदद से उसकी स्पीड और भी ज्यादा बढ़ा देता है। मैश तुरंत अपने वर्कआउट गियर को पहन लेता है और इतनी तेज दौड़ता है कि गायब हो जाता है। लैंस उसे ढूंढ ही रहा होता है कि मैश पलक झपकते ही उसके पीछे खड़ा हो जाता है। लैंस को लगने लगता है कि मैश ने किसी तरह के फिजिकल एनहांसमेंट मैजिक का इस्तेमाल किया है। मैश बताता है कि लैंस इतना बुरा आदमी भी नहीं है, क्योंकि मैश के पास जो बोतल थी वो खाली थी। मैश तेजी से लैंस के पास आता है और उसकी जेब से असली बोतल छीन लेता है। लैंस अपनी हार मानता है और शर्त के तौर पर अपना सिल्वर कॉइन मैश को दे देता है। इसके बाद हमें एकेडमी के 3 डॉम्स के बारे में बताया जाता है। पहला है एडलर यानी कि करेज, दूसरा है ऑर्का यानी कि विजडम और तीसरा है लैंग यानी कि एम्बिशन। मैश और फिन एडलर डॉम से है। मैश पता करता है कि 5 सिल्वर कॉइन्स एक गोल्ड कॉइन के बराबर है। सीन के एंड में फिन पैनिक करता है क्योंकि उन्होंने पोशंस का असाइनमेंट पूरा ही नहीं किया। तभी लैंस वहां आ जाता है और उन्हें कामचोर बुलाता है, लेकिन फिर बाद में वो उसकी हेल्प करने के लिए तैयार हो जाता है। वो एक चिल्लाने वाला मैंड्रिक निकालता है और उन्हें एक स्लीपिंग स्पेल सिखाता है जिससे मैंड्रिक को सुलाया जा सकता है। लैंस बोलता है कि अब तुम ट्राई करो, लेकिन जब मैश ट्राई करता है तो मैंड्रिक चुप होने के
के बजाय पागलों की तरह चिल्लाने लगता है। लैंस फिन को कुछ सुझाव देता है। वो समझाता है कि अपनी मैजिक को एक सिंगल पॉइंट पर फोकस करो। फिन फॉलो करता है और फाइनली अपने मैंड्रिक को सुलाने में कामयाब हो जाता है। लेकिन वही दूसरी तरफ मैश का मैंड्रिक बड़ा हो चुका है और तोड़फोड़ मचा रहा है। मैश बिना किसी मैजिक के बस उसे एक जोर का थप्पड़ मारता है और उसे वहीं पर ढेर कर देता है। लैंस अब मैंड्रिक प्रिपेयर करने की तरफ बढ़ता है, ये कहते हुए कि यह काफी इजी है। वो उन्हें दिखाता है कि ये कैसे करना है, उसे पकाता है और एक परफेक्ट पोशन बनाता है। फिन को लगता है कि ये बिल्कुल भी आसान नहीं है, लेकिन मैश को पूरा कॉन्फिडेंस है। वो कहता है कि कोई प्रॉब्लम नहीं है क्योंकि इसमें किसी मैजिक की जरूरत नहीं है। मैश वही तरीके दोहराता है जो लैंस ने दिखाए थे, लेकिन एंड में पोशन की जगह वो एक क्रीम पफ्स बना देता है। लैंस को लगता है कि वो कोई मजाक कर रहा है, तो वो मैश को ध्यान से देखता है और उसे स्टेप बाय स्टेप गाइड करता है, लेकिन नतीजा फिर भी क्रीम पफ्स ही निकलता है, जिससे लैंस का सर चकरा जाता है। मैश की सारी कोशिशों के बावजूद हमेशा रिजल्ट क्रीम पफ्स ही आता है, हालांकि वो एक्चुअली काफी टेस्टी होते हैं। सीन शिफ्ट होता है हेडमास्टर वॉलबर्ग पर, जो आने वाले क्रॉस डोम ऑफ कैंपस क्लास के बारे में विचार कर रहे हैं और सोच रहे हैं कि क्या मैश वहाँ ठीक रहेगा। फिर हम बैरेट नाम के एक स्टूडेंट को देखते हैं जो गलती से कुछ दूसरे स्टूडेंट से टकरा जाता है। वो स्टूडेंट्स उसे डांटने लगते हैं, लेकिन बैरेट एंड में उन सबको बुरी तरह पीट देता है और उन्हें साइड कैरेक्टर्स बुलाता है। मीनवाइल लैंगडॉम में सबका मानना है कि जो रूल करता है उनके पास बेपनाह ताकत होनी चाहिए। वो सोचते हैं कि एडलर डॉम किसी लायक नहीं है, इसलिए उनका लीडर ऑर्डर देता है कि वो एडलर स्टूडेंट्स से सारे कॉइन्स छीन ले। अगले दिन लैंग और एडलर डॉम्स की फॉरेस्ट में एक जॉइंट क्लास होती है। मैश और उसके दोस्त सोच रहे हैं कि वो क्लास में क्या करेंगे, तभी वो बैरेट को नोटिस करते हैं जो शोर मचा रहा होता है कि कैसे वो एक मेन कैरेक्टर है। मैश को वो बंदा अजीब लगता है, लेकिन बैरेट मैश का हुलिया देखकर सोचता है कि मैश एक साइड कैरेक्टर है। तभी लेमन आती है और मैश से पूछती है कि क्या वो उसके साथ चल सकती है। बैरेट ये देखकर चिढ़ जाता है और मैश पर थूक देता है। वो बौखला जाता है कि मैश को एक लड़की से भाव कैसे मिल रहा है, ये सोचते हुए कि मैश जैसे लोगों की वजह से ही उसे खुद कोई लड़की नहीं मिल पाती। लेकिन ग्रुप बस उसे इग्नोर कर आगे बढ़ जाता है, जिससे वो और भी ज्यादा चिढ़ जाता है। तभी प्रोफेसर आ जाते हैं और मिशन एक्सप्लेन करते हैं। फॉरेस्ट स्कॉर्पियंस को हराकर उनके सर से स्टोन निकाल कर लाना है। रेगुलर स्टोन्स की वैल्यू एक ब्रॉन्ज कॉइन है, लेकिन जो स्ट्रॉन्गर स्कॉर्पियंस है उनके पास स्क्वायर स्टोन होता है जो एक सिल्वर कॉइन के बराबर है। सब लोग सिल्वर कॉइन्स इकट्ठा करने के लिए एक्साइटेड हो जाते हैं और तभी अचानक से मैश के पास सिल्वा नाम का एक स्टूडेंट आता है जिसने मैश का डुएलो मैच वाला कारनामा देखा था। लेकिन वो मैश को याद दिलाता है कि वो कुछ भी नहीं है और तुरंत मैश पर आयरन पिलर से हमला कर देता है। प्रोफेसर बीच में आके चीजों को रोक लेते हैं और सिल्वा क्लेम करता है कि वो बस मजाक कर रहे थे। मैश उसे घूरता है, लेकिन लैंस उसे रोक लेता है, ये बताते हुए कि सिल्वा एक्चुअली उनसे 1 साल बड़ा है, लेकिन क्योंकि वो एक बदमाश लड़का था जिसने काफी स्टूडेंट्स और टीचर को चोट पहुंचाया है, इसलिए उसे 1 साल के लिए फेल कर दिया था। लैंस वार्न करता है कि सिल्वा से दूर रहो, लेकिन मैश बस इस बात से खुश है कि उसका क्रीम पफ्स पिचका नहीं। वो फॉरेस्ट के अंदर जाते हैं और लैंस सोचता है कि उन्हें साथ मिलकर काम करना चाहिए, लेकिन मैश अचानक से गायब हो जाता है क्योंकि वो अपने ही ख्यालों में खो गया था। मैश घूमते हुए बैरेट से टकराता है। बैरेट उसे अचानक देख कर घबराने लगता है, लेकिन मैश उसे एक थप्पड़ मारकर शांत कर देता है। बैरेट उससे लड़ना चाहता है, लेकिन अचानक उन्हें एक चीख सुनाई देती है। हम एक लड़की को देखते हैं जो दूसरे स्टूडेंट द्वारा अटैक की जा रही है। वो मदद के लिए रोती है और बैरेट अपने मैजिक से उस लड़के पर एक धमाका कर देता है। लड़की बैरेट को शुक्रिया अदा करती है और वो कूल बनने की कोशिश करने लगता है, लेकिन जब वो लड़की उसका हाथ पकड़ती है तो वो अपना आपा खो बैठता है। मीनवाइल हम एक मरे हुए स्कॉर्पियन को देखते हैं। ऐसा लगता है कि सिल्वा ने पहला स्क्वायर स्टोन हासिल कर लिया है, लेकिन शायद वो किसी और चीज की तलाश में है। लड़की बैरेट को एक बार फिर से थैंक यू बोलती है और उनके घुटने टच हो जाते हैं। इसके बाद तो भाई साहब बैरेट पागल सा हो जाता है और अपना सर जमीन पर पटकने लगता है, लेकिन हमें पता चलता है कि लड़की उसे वश में करने के लिए मैजिक यूज कर रही है। ऐसा मैजिक जो किसी को भी उसके प्यार में पागल बना देता है। वो अपना मैजिक मैश पर ट्राई करती है, लेकिन मैश पर उसका कोई असर नहीं होता। लड़की हैरान है कि ये मैजिक मैश पर काम क्यों नहीं कर रहा। बैरेट उसकी हालत के बारे में सोचता है और लड़की झूठ बोलती है कि उसे सिल्वा द्वारा धमकाया जा रहा है, जो उसे जबरदस्ती अपना यूनिक मैजिक यूज करने को बोल रहा है। बैरेट उसकी मदद करने की कसम खाता है और तभी अचानक से सिल्वा उन पर हमला कर देता है। बैरेट लड़की के लिए सिल्वा से लड़ने का फैसला करता है। वो फायरबॉल की बौछार से अटैक करता है और चीजों को एक बड़े धमाके के साथ खत्म कर देता है। मीनवाइल हम फिन और लेमन को लैंस से चिपके हुए देखते हैं, जो डर के मारे रोने लगते हैं। लैंस सोचता है कि क्या मैच ठीक है। इस तरफ बैरेट को लगता है कि वो जीत गया, लेकिन धुआं
वहाँ हटते ही दिखता है कि सिल्वा ने अपने आयरन मैजिक से खुद को बचा लिया था। वो अपने आयरन पिलर से बैरेट पर हमला करता है और गलती से मैश का क्रीम पफ उसके हाथ से गिर जाता है। सिल्वा उन्हें लड़ने के लिए उकसाता है, जबकि मैश बस अपने क्रीम पफ्स के नुकसान से सदमे में है। बैरेट समझ जाता है कि उनकी मैजिकल पावर्स में बहुत बड़ा अंतर है। वो सोचता है कि मैश किसी काम का नहीं है, तो लड़की को बचाना उसके ऊपर है। सिल्वा उसे एक मौका देता है और कहता है कि अगर तुम मेरे 5 अटैक्स झेल गए तो मैं लड़की को अकेला छोड़ दूंगा। शर्त एक सिल्वर कॉइन की है। लड़की को लगता है कि ये पागलपन है, लेकिन बैरेट उसकी शर्त मान जाता है। सिल्वा कहता है कि मैश भी इसका हिस्सा है, तो उसे भी एग्री करना होगा। बैरेट कहता है कि मैश इन्वॉल्व नहीं है, लेकिन सिल्वा जिद करने लगता है, तो बैरेट डिसाइड करता है कि वो मैश के हिस्से की भी मार खाएगा। सिल्वा सोचता है कि बैरेट पागल हो चुका है और अपने आयरन फिस्ट स्पेल से अटैक करना शुरू करता है। बैरेट एक अटैक के बाद ही घुटनों पर आ जाता है, लेकिन वो वापस उठ खड़ा होता है। सिल्वा लगातार आयरन पिलर से हमला करता रहता है, जबकि लड़की और मैश बस देखते रहते हैं। 9 अटैक्स के बाद भी बैरेट अपने पैरों पर खड़ा है। सिल्वा फाइनल ब्लो के लिए एक एक्स्ट्रा स्ट्रॉन्ग अटैक मारता है और बैरेट बेहोश हो जाता है। सिल्वा इतराने लगता है, लेकिन बैरेट किसी तरह वापस उठ जाता है। वो सिल्वा के पास जाता है और ये कहता है कि चैलेंज खत्म हो गया, लेकिन वो अचानक से गिर जाता है। बैरेट मैश को कहता है कि लड़की को लेकर भाग जाओ, लेकिन तभी रिवील होता है कि लड़की एक्चुअली सिल्वा के साथ मिली हुई है। वो बैरेट को बेवकूफ बुलाती है और कहती है कि वो उस जैसे लड़कों से नफरत करती है। सिल्वा उस पर हंसने लगता है, लेकिन अचानक उसका मुंह एक क्रीम पफ से भर दिया जाता है। मैश को लगता है कि उन्होंने हद पार कर दी है। वो कहता है कि वो 10 हिट चैलेंज ज्वाइन करेगा और सिल्वा को कहता है कि आजा बेटा, अब तू मुझसे भिड़ेगा। मीनवाइल लैंस, फिन और लेमन एक स्कॉर्पियन को मार गिराते हैं। लेमन को लगता है कि मैश ठीक होगा क्योंकि उसने एंट्रेंस एग्जाम में प्रोफेसर को हराया था, लेकिन लैंस एक्सप्लेन करता है कि मैजिक यूजर्स के भी अलग अलग टाइप होते हैं। व्हाइट मेजेस जो स्कॉलरशिप और सपोर्ट मैजिक में माहिर है, और रेड मेजेस जो कॉम्बैट मैजिक में माहिर है। मैश का सामना अभी तक सिर्फ व्हाइट मेजेस से हुआ है। लैंस डर जाता है कि अगर मैश किसी रेड मेज के खिलाफ गया तो वो हार सकता है। इस तरफ सिल्वा बैरेट के पास जाता है और उसका सर पकड़कर उसकी बेइज्जती करने लगता है। इसके बाद वो जैसे ही बैरेट को खत्म करने की कोशिश करता है, मैश उसकी तरफ तेजी से दौड़ता है, लेकिन सिल्वा काउंटर अटैक में मैश को पीछे धकेल देता है। सिल्वा हंसने लगता है और कहता है कि उसने फर्स्ट ईयर में ही 2 गोल्ड कॉइन्स जीत लिए थे। वो मैजिक से मैश को बुरी तरह मारता है, लेकिन इवेंचुअली मैश सिल्वा का स्पेल पकड़ लेता है और अपने हाथ से उसे क्रश कर देता है। मैश ट्राइसेप मैजिक यूज करने की तैयारी करता है। सिल्वा को लगता है कि वो मजाक कर रहा है और आयरन पिलर से अटैक करता है, लेकिन मैश उसके सभी हमलों को डॉज कर लेता है और एक सॉलिड पंच मारकर सिल्वा को दूर उड़ा देता है। सिल्वा खून से लथपथ हो जाता है, ये सोचते हुए कि ये क्या हो रहा है। उसका मैजिक तो सबसे ताकतवर था। वो काउंटर अटैक लॉन्च करता है, लेकिन मैश उसे चीरता हुआ सिल्वा के पेट पर मुक्का मारता है, जिससे सिल्वा घुटनों पर आ जाता है और उसे रियलाइज होता है कि वो मैश से जीत नहीं सकता, और अगर मैश का एक और मुक्का पड़ गया तो वो सीधा ऊपर पहुंच जाएगा। मैश अचानक से पीछे हट जाता है और आराम से बैठ जाता है। वो बोलता है कि अभी तो 8 अटैक्स और बाकी है। मैश वापस खड़ा हो जाता है, लेकिन सिल्वा की अब हालत खराब हो चुकी थी, और तभी हम देखते हैं कि वहाँ एक बहुत बड़ा स्कॉर्पियन आ जाता है, जिसके सर पर एक स्टार शेप्ड स्टोन है। सिल्वा सोचता है कि अब वो मौके का फायदा उठाकर भाग सकता है, लेकिन मैश उस स्कॉर्पियन को एक ही मुक्के में दूर उड़ा देता है और उसके सर पर लगा हुआ वो स्टोन नीचे गिर जाता है। मैश को देखकर सिल्वा की पैंट गीली हो जाती है और उसे लगने लगता है कि मैश एक मॉन्स्टर है। सिल्वा की हालत देखकर मैश को उस पर तरस आ जाता है और वो लड़ाई उधर ही खत्म कर देता है। इसके बाद वो लड़की की तरफ मुड़ता है और लड़की रोना शुरू कर देती है, ये ड्रामा करते हुए कि उसे ये सब करने के लिए सिल्वा ने फोर्स किया था। मैश कहता है कि कोई बात नहीं, और लड़की सोचती है कि लड़कों को उंगलियों पर नचाना कितना आसान है, लेकिन मैश जेंडर इक्वालिटी में बिलीव करता है और वो उस लड़की को पकड़कर सीधा जर्मन सुप्लेक्स दे देता है। बैरेट को लगता है कि मैश के साथ कुछ गड़बड़ है। मैश अपने दोस्तों से मिलता है और लेमन को उसकी चिंता होने लगती है, लेकिन मैश कहता है कि वो ठीक है। फिन इम्प्रेस होता है कि मैश ने अकेले ही स्टार स्टोन स्कॉर्पियन को हरा दिया, और वो बताता है कि ये स्टार स्टोन 2 सिल्वर कॉइन्स के बराबर है। दूसरी तरफ बैरेट उस लड़की की बातों को याद कर उदास होने लगता है, लेकिन तभी लेमन वहाँ पर आकर बैरेट का हाल चाल पूछती है। लेमन की खूबसूरती देखकर बैरेट बौखला जाता है और पागलों की तरह हरकतें करने लगता है। एंड में बैरेट मैश से माफी मांगता है उसे इस मुसीबत में शामिल करने के लिए और उसकी मदद के लिए थैंक यू बोलता है, लेकिन मैश को लगता है कि वो
वो काफी अजीब बर्ताव कर रहा है। इस बात पर बैरेट तुरंत उसे पीटने की धमकी देता है, ये कहते हुए कि तुम्हें थैंक यू बोलने में तो मेरी जान ही निकल गई। तभी हम देखते हैं कि अचानक मैश की पॉकेट चमकने लगती है क्योंकि उसके सिल्वर कॉइन्स जुड़कर एक गोल्ड कॉइन में बदल जाते हैं। लैंस बताता है कि वो अब लैंगडॉर्म के टारगेट बन चुके हैं क्योंकि लैंगडॉर्म उन्हें उनके कॉइन्स के लिए ढूंढ रहे हैं। लैंस एक्सप्लेन करता है कि लैंगडॉर्म वो लोग हैं जो रॉयल ब्लड लाइन को वैल्यू करते हैं। वो आम लोगों को ब्यूरो ऑफ मैजिक ज्वाइन करने से रोकना चाहते हैं। लैंस उन्हें मैजिया लुपस से सावधान रहने को कहता है, जो बेसिकली लैंगडॉर्म के इलाइट स्टूडेंट्स का ग्रुप है। मैश कहता है कि उसे पता भी नहीं था कि वो डॉर्म्स द्वारा अलग अलग बटे हुए थे। फिन उसे सॉर्टिंग सेरेमनी के बारे में याद दिलाता है। हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि एकेडमी में सिलेक्ट होने के ठीक बाद उन्हें एक यूनिकॉर्न के स्केलेटन द्वारा सॉर्ट किया गया था। स्टूडेंट्स उसके हॉर्न को पकड़ते हैं और स्केलेटन उनका दिमाग पढ़कर उन्हें सही डॉर्म में भेजता है। लेकिन जब मैश की बारी थी, वो देखता है कि मैश के दिमाग में सिर्फ क्रीम पफ्स भरे हुए हैं। स्केलेटन घबरा जाता है क्योंकि सदियों में पहली बार उसने किसी स्टूडेंट को सॉर्ट करने में दिक्कत महसूस की थी। वो उसके दिमाग में और गहरा देखने की कोशिश करता है, लेकिन क्रीम पफ्स के अलावा वहाँ कुछ भी नहीं मिलता। तो वो बस फैसला कर लेता है कि जो लोग क्रीम पफ्स पसंद करते हैं वो एडलर डॉम में ही होने चाहिए, और इस तरह मैश एडलर डॉम का हिस्सा बन जाता है। लैंस आगे समझाता है कि मैजिया लुपस में डॉम के 7 टॉप स्टूडेंट्स है और सिल्वा जरूर उनके चमचों में से एक होगा। वो मैश को वार्न करता है कि क्योंकि अब उसके पास एक गोल्ड कॉइन है, उसे एक्स्ट्रा सावधान रहना जरूरी है। लेकिन इस वार्निंग के बावजूद मैश अपनी क्लास ढूंढते हुए रास्ता भटक जाता है। वो एक रूम का दरवाजा ढूंढता है और सोचता है कि उसे कैसे खोला जाए, ये सोचते हुए कि ये पुश है या पुल। मीनवाइल हम सिल्वा को देखते हैं जो अपनी हार के लिए माफी मांग रहा है। हमें पता चलता है कि लैंगडॉर्म के लीडर का नाम एबेल है और वो एक डरावनी डॉल पकड़े हुए है। वो कहता है कि उनका मिशन दुनिया को उसकी गंदगी से साफ करना है। सिल्वा दूसरे मौके के लिए भीख मांगता है, लेकिन एबेल उसकी एक नहीं सुनता और उसे एक डॉल में बदल देता है। वो डॉल खड़े होती है और लाइन में लगने के लिए आगे बढ़ती है। एबेल दावा करता है कि सिर्फ वही अगला डिवाइन विजनरी बनने के लायक है और अपनी डॉल को मम्मी बुलाने लगता है। लेकिन ठीक उसी पल मैश अचानक से वहाँ धमाकेदार एंट्री मारता है। वो आते ही पहले तो सॉरी बोलता है क्योंकि उसने गलती से एक और दरवाजा तोड़ दिया, और फिर वो एबेल को पॉइंट आउट करता है कि वो कितना अजीब है जो एक डॉल से बातें कर रहा है। एबेल को पता चल जाता है कि मैश के पास गोल्ड कॉइन है और वो उससे पूछता है कि आखिरकार वो डिवाइन विजनरी क्यों बनना चाहता है। मैश सीधा जवाब देता है कि वो बस अपनी फैमिली के साथ शांति से रहना चाहता है, लेकिन ये दुनिया उसे एक्सेप्ट नहीं कर रही। एबेल को उसकी ये बात बकवास लगती है और वो मैश को समझाता है कि वो इस दुनिया को उसके असली फॉर्म में वापस लाना चाहता है। एबेल का कहना है कि ह्यूमैनिटी इसलिए फ्लरिश कर पाई क्योंकि उन्होंने कमजोर लोगों को और बिना मैजिक वाले लोगों को जान से मार दिया था, पर अब सोसाइटी फिर से कमजोर होती जा रही है क्योंकि वो इक्वालिटी के लिए लड़ते हैं और गरीबों की मदद करते हैं। एबेल के हिसाब से इंसानों का असली नेचर एक जानवर का होता है जो कमजोरों का शिकार करते हैं, और वो इसी चीज को वापस रिस्टोर करना चाहता है। लेकिन मैश को समझ नहीं आता कि वो क्या बोल रहा है क्योंकि उसे बस शांति चाहिए। एबेल ऑफर देता है कि अगर मैश अपना गोल्ड कॉइन दे दे तो वो उसे जाने देगा, पर मैश देने से साफ मना कर देता है। एबेल अपने पपेट से उस पर हमला करता है, पर मैश डॉज करके काउंटर अटैक में उसकी स्ट्रिंग्स तोड़ देता है, जिससे वो पपेट वापस सिल्वा में बदल जाता है। मैश एबेल के पपेट को कमजोर कहने लगता है, लेकिन तभी अचानक दूसरा पपेट आकर मैश को पकड़ लेता है, उसका कॉइन छीनकर एबेल की तरफ फ्लिक कर देता है और मैश को एक पिलर पर जोर से फेंक दिया जाता है। पर वो वापस खड़ा होता है और पपेट को वीक बोलने के लिए माफी मांगता है, लेकिन लड़ने के बजाय मैश डिसाइड करता है कि वो पहले सिल्वा को डॉक्टर के पास लेकर जाएगा। एबेल सोचता है कि मैश ने हार मान ली है, पर मैश कहता है कि वो सबसे पहले सिल्वा की जान बचाना चाहता है और कहता है कि वो हारेगा नहीं, चाहे दुश्मन कितना भी स्ट्रॉन्ग क्यों ना हो। मैश सिल्वा को लेकर निकल जाता है, लेकिन एबेल को कुछ गड़बड़ लगती है। वो देखता है कि पपेट का एक बटन गायब है और जब वो अपना हाथ खोलता है तो उसमें मैश के कॉइन की जगह वो बटन होता है। एक स्टूडेंट ये देखकर हैरान रह जाती है क्योंकि असल में जब पपेट ने कॉइन फ्लिक किया था, मैश ने सुपर ह्यूमन स्पीड से उसका बटन तोड़कर थूक दिया था, जो हवा में कॉइन से टकराया और उसने सांस खींचकर कॉइन वापस अपने पास बुला लिया था। ये देखने के बाद लड़की को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था और एबेल को मैश इंटरेस्टिंग लगने लगा था। उधर क्लिनिक में सिल्वा को होश आता है, पर उसे डॉल बनने के बाद का कुछ भी याद नहीं होता। पर मैश को वर्कआउट करते देखकर वो समझ जाता है कि मैश ने ही उसकी जान बचाई है। सिल्वा को सही सलामत देखकर मैश वहाँ से चला जाता है और सिल्वा को अपने किए पर पछतावा होने लगता है क्योंकि मैश को चोट पहुंचाने के बावजूद भी उसने इसकी जान बचाई। दूसरी तरफ मैश के रूम में लैंस और बैरेट के बीच इंटेंस बहस चल रही होती है। फिन सोचता है कि ये दोनों उसके रूम में क्या कर रहे हैं, लेकिन बैरेट को लैंस की शक्ल से ही चिढ़ मच रही है क्योंकि उसे लगता है कि अच्छी शक्ल की वजह से लैंस की लाइफ काफी आसान चल रही है। बैरेट उसे मिडिल
मिडिल फिंगर दिखाता है और इसकी वजह से लैंस उसे सबक सिखाना चाहता है और दोनों लड़ने ही वाले होते हैं कि मैश आ जाता है और रूम तोड़ने से मना कर देता है, जबकि वो खुद दरवाजा तोड़कर अंदर घुसा था। मैश आराम से क्रीम पफ्स खा रहा होता है, लेकिन तभी वहाँ पे लेमन आती है और उन्हें मैजिक स्केल देखने को कहती है। स्केल पर नजर आता है कि लैंगडॉम के पास 15 कॉइन्स है, जबकि एडलर और ओर्काडॉम्स के पास बस एक। ओर्काडॉम रिसर्च में बिजी है, तो अब लैंग को रोकने की जिम्मेदारी इनकी है। लेकिन मैश ने जो कांड किया था उसके चलते हेडमास्टर ने उसे पनिशमेंट दी है कि वो 1 हफ्ते तक उल्लू का घर साफ करेगा। वहाँ उल्लू मैश को चोंच मारकर परेशान करते हैं और वो सोचता है कि अभी तो ये इतनी शांत बैठे थे, अचानक क्या हो गया। और तभी लैंस वहाँ आता है और कहता है कि लैंग स्टूडेंट्स मैश के कॉइन के लिए आएंगे और जब वो ऐसा करेंगे तो ये उन्हें दबोच लेगा। पर मैश को लगता है कि लैंस बस उसकी चिंता कर रहा है और तभी हम देखते हैं कि 2 लैंग स्टूडेंट्स एंड्रयू और शिनरी, जो माजिया लुपस के 6th और 7th फैंग है, वहाँ आते हैं और कॉइन्स के लिए इन दोनों को चैलेंज करते हैं। लैंस पर एक जाइंट स्पिनिंग ब्लेड से हमला किया जाता है और मैश के नीचे अचानक पानी आ जाता है और वो उसमें गिर जाता है। मैश पानी में डूबने लगता है क्योंकि उसे तैरना नहीं आता। एंड्रयू शार्क बनकर पानी में मैश के पीछे जाता है और लैंस का सामना शिनरी से होता है। शिनरी अपनी ब्लेड से अटैक करता है पर लैंस उसे इजीली डॉज कर लेता है और उसे लगने लगता है कि वो आसानी से शिनरी को हरा लेगा। हालांकि लैंस का ध्यान आउल्स पर चला जाता है और उन्हें चोट ना पहुंचाने के चक्कर में उसके मुंह पर ब्लेड लग जाता है। वो स्पेल कास्ट करने की कोशिश करता है पर उसे अपनी बहन की याद आती है जो कह रही थी कि उन बेचारे आउल्स को चोट नहीं लगनी चाहिए। शिनरी डबल ब्लेड्स यूज करता है और लैंस एक बार फिर से आउल्स को बचाने के चक्कर में मार खा लेता है। लैंस स्पेल यूज करता है पर बस एक शॉवल नीचे गिरता है, जिसे देख शिनरी डिसअपॉइंट हो जाता है और ट्रिपल ब्लेड के साथ उस पर आखिरी हमला करता है। लेकिन तभी उसे नजर आता है कि सारे आउल्स एक जगह इकट्ठा हो गए हैं। लैंस ग्रेविटी स्पेल से ब्लेड्स तोड़ देता है और बताता है कि उसने शॉवल गिराकर उल्लू के खाने का बैग खोला था ताकि उल्लू लड़ाई के मैदान से हट जाए। इस बेइज्जती को देखकर शिनरी अपना स्ट्रॉन्गेस्ट ब्लेड निकालकर उस पर हमला करता है पर लैंस उसे इजीली कर देता है। लैंस समझाता है कि शिनरी जैसा बंदा जो खुद को सुपीरियर दिखाने के लिए लड़ता है वो लैंस का मुकाबला नहीं कर सकता जो अपनी बहन को बचाने के लिए लड़ रहा है। दूसरी तरफ एंड्रयू खुश हो रहा होता है कि उसने मैश को पानी में फंसा दिया पर अचानक मैश उसकी आंखों के सामने एक हवा के झोंके की तरह निकल जाता है। एंड्रयू हैरान रह जाता है कि उसके सामने से क्या गुजरा, एक इंसान इतनी तेज कैसे तैर सकता है। मैश बताता है कि उसे तैरना नहीं आता था बट एंड्रयू की वजह से उसने तैरना सीख लिया है और इसके लिए वो एंड्रयू को थैंक यू बोलता है। मैश एंड्रयू के आसपास तेजी से तैरता है जिससे एंड्रयू को लगता है कि वो शिकारी बनकर आया था लेकिन अब वो खुद शिकार हो रहा है। मैश को सबक सिखाने के लिए एंड्रयू अपने सबसे खतरनाक मॉन्स्टर का रूप ले लेता है लेकिन मैश स्विमिंग करते हुए उसके पेट पे बार बार मुक्का मारता है और उसे हरा देता है। चैलेंज जीतने के बाद लैंस उसका कॉइन ले लेता है लेकिन तभी अचानक से वहाँ माजिया लुपस का एक और मेंबर आता है और पलक झपकते ही उनके पास से निकल जाता है। लैंस ग्रेविटी स्पेल यूज करता है पर उसका मैजिक काम नहीं करता। मैश उस पर फुल स्पीड चार्ज करता है पर वो आदमी मैश के हमले को भी डॉज कर लेता है और मैजिक बॉटल में अपने साथियों को लेकर गायब हो जाता है। रास्ते पर चलते हुए उसका मास्क टूट जाता है और वो मैश की बिना मैजिक वाली स्पीड देखकर हैरान हो जाता है और मन में कहता है कि ये बंदा तो बिल्कुल मेरी तरह है। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है रात में जहाँ वो आदमी ओर्काडॉन के स्टूडेंट्स को हरा कर उसका कॉइन ले लेता है और निराश हो जाता है कि फाइट बहुत जल्दी खत्म हो गई। दूसरी तरफ स्कूल में आधी रात को एक पपेट घूमता हुआ नजर आता है। अगले दिन लैंस मैश के साथ प्लान बनाता है कि वो सीधा लैंगडॉम पर उनके ही अड्डे में घुसकर हमला करेंगे। वो मैश को एडलर लोगो वाला एक रोप देता है ताकि उसे याद रहे कि वो अब एडलर डॉम का हिस्सा है। तभी लेमन आती है और बताती है कि टॉम के साथ कुछ हुआ है। क्लिनिक में टॉम बताता है कि जब वो सो रहा था तब उसे सपने में एक डार्क बॉक्स दिखाई दिया जिसमें वो कैद था और ऐसा लग रहा था जैसे कोई उसका मैजिक छीन रहा हो और इन सब की वजह से अब वो अपना मैजिक यूज नहीं कर पा रहा। हमें पता चलता है कि हेडमास्टर के जाने के बाद से काफी स्टूडेंट्स के साथ ऐसा ही हो रहा है और सब अपना मैजिक खो चुके हैं। लेमन मैश को एक क्रीम पफ वाला लकी चार्म देती है और उसे अपना ध्यान रखने को कहती है। रात को लैंस, मैश, बैरेट और फिन लैंगडॉम ढूंढने के लिए निकल पड़ते हैं लेकिन रास्ते में उन्हें लेमन नजर आती है जो अब एक पपेट बन चुकी है। इस रूप में भी बैरेट उसे क्यूट कहने लगता है और वो लोग उसका पीछा करने लगते हैं लेकिन कुछ देर बाद वो अचानक से गायब हो जाती है। लैंस अपने जादू से सीक्रेट दरवाजा ढूंढ लेता है पर वो खुलता नहीं। बैरेट का फायर मैजिक भी दरवाजे को हिला नहीं पाता। तभी मैश वहाँ से एक स्वॉर्ड उठाता है और उसे लीवर की तरह यूज करके दरवाजा ही उखाड़ देता है। लैंस कहता है कि अंदर माजिया लुपस इंतजार कर रहे होंगे और मैश अपने लकी चार्म
को देखता है और सोचता है कि वो लेमन से किया हुआ वादा नहीं निभा पाएगा। वो अंदर जाते हैं और एक अरीना में पहुंचते हैं जहाँ गेत्सुको उन्हें जान से मारना चाहता है। वो उन्हें गोल्ड कॉइन्स के लिए चैलेंज करता है और बैरेट उससे लड़ने का फैसला करता है क्योंकि उसे गुड लुकिंग लड़कों से नफरत है। इसी बीच हेडमास्टर वॉलबर्ग डायरेक्टर से बात कर रहे होते हैं और उन्हें पता चलता है कि इनोसेंट जीरो नाम के ऑर्गेनाइजेशन की मदद से काफी सारे खतरनाक क्रिमिनल्स जेल से भाग गए हैं। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है अरीना में जहाँ बैरेट अपने फायरबॉल से गेत्सुको पर हमला करता है, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। हालांकि बैरेट अभी भी कॉन्फिडेंट है कि वो जीत जाएगा। वो एक बार फिर से उस पर अपनी फायरबॉल से हमला करता है, लेकिन वो बस गेत्सुको के आसपास लैंड करती है और वहाँ जमीन पर मार्क्स बना देती है। बैरेट उसे वार्निंग देता है कि वो देख कर चले क्योंकि इनमें नॉर्मल से 5 गुना ज्यादा ताकत है। गेत्सुको को लगता है कि ये कोई बकवास सा ट्रैप है, पर बैरेट श्योर है कि वो उसमें फंसेगा ही फंसेगा। गेत्सुको सोच ही रहा होता है कि क्या बैरेट के पास कोई तरीका है उसे उस ट्रैप में धकेलने का, कि तभी वो अपने रोज विप से उस पर हमला कर देता है। बैरेट पकड़ा जाता है और यहाँ तक कि उसका वॉन्ड भी नीचे गिर जाता है। गेत्सुको अपनी वाइन्स पर थॉर्न्स ग्रो करता है और उन स्पाइक से बैरेट को स्टैब कर देता है। गेत्सुको बोलता है कि अब तेरा खेल खत्म, और जैसे ही वो उसका खेल खत्म करने वाला होता है बैरेट अपना ट्रैप कार्ड एक्टिवेट कर देता है जिससे एक बहुत बड़ा धमाका होता है और गेत्सुको का वॉन्ड डिस्ट्रॉय हो जाता है। तभी बैरेट बताता है कि उसने कभी ये नहीं बोला था कि मार्क्स पर पैर रखना पड़ेगा और रिवील करता है कि उसका स्पेल एक्चुअली एक टाइम बॉम्ब था। वो अपने बाकी बचे हुए मार्क्स भी एक्टिवेट कर देता है और गेत्सुको को विश्वास नहीं होता कि वो बैरेट जैसे बंदे से हार गया। फिन उसे कांग्रेचुलेट करता है और बैरेट अगले ओपोनेंट को फेस करने के लिए एक्साइटेड हो जाता है। लेकिन तभी हम देखते हैं कि हारने के बाद भी गेत्सुको पोज मारने लगता है और अचानक पूरा ग्रुप जमीन में धंसने लगता है। मैश बेचारा बस अपने क्रीम पफ्स को बचाने की कोशिश करता है, पर वो सब के सब जमीन के अंदर खींच लिए जाते हैं। हम देखते हैं कि वो सब फ्लोर के नीचे गिरने लगते हैं, लेकिन यहाँ सीन ये है कि सब स्प्लिट हो चुके हैं। लैंस को सडनली एक इविल एनर्जी फील होती है और उसका सामना होता है मेटल से, जो माजिया लूपस का थर्ड फैंग है। दूसरी तरफ बैरेट और फिन एक साथ लैंड करते हैं और उनके सामने आते हैं मीलो और लव, फोर्थ और फिफ्थ फैंग। फिन को लगता है कि आज तो वो लोग पक्का मरेंगे, लेकिन बैरेट उसे बोलता है कि गिव अप मत कर, क्योंकि उसे लगता है कि उसके पास मेन कैरेक्टर वाली पावर है। मीनवाइल मैश एक अंधेरे कमरे में लैंड करता है और सोच रहा है कि बाकी सब कहाँ गए। सडनली रूम की लाइट्स ऑन होती है और वहाँ एंट्री मारता है एक मास्क मैन जो खुद को रेजर बताता है, माजिया लूपस का सेकंड फैंग। वो मैश की मूवमेंट्स की तारीफ करता है जो उनकी पिछली मीटिंग में दिखी थी, लेकिन सीन ये है कि उसने फिगर आउट कर लिया है कि मैश मैजिक यूज नहीं कर सकता। ये सुनकर मैश थोड़ा टेंशन में आ जाता है कि भाई इस बंदे ने इसका सीक्रेट कैसे पकड़ लिया। दूसरी तरफ मेटल लैंस को ज्ञान दे रहा है कि उनकी दुनिया में ताकत ही सब कुछ है और जो कमजोर है उनकी इस दुनिया में कोई जगह नहीं। लेकिन लैंस को उसकी बातों में कोई इंटरेस्ट नहीं है और वो सीधा अपनी ग्रेविटी मैजिक से उस पर हमला कर देता है। मेटल जमीन को कीचड़ में बदलकर उसमें गायब हो जाता है और लैंस के पीछे से आकर अपने क्लोन्स के साथ उस पर हमला करता है, लेकिन लैंस ग्रेविटी स्पेल से उन्हें वापस कीचड़ में बदल देता है। मेटल बोलता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं क्योंकि वो कीचड़ वापस रिफॉर्म होने लगता है। लैंस सोचता है कि क्लोन्स को रोकने के लिए उसके असली शरीर पर हमला करना पड़ेगा, तो वो पूरे एरिया में मैजिक का इस्तेमाल करता है, लेकिन मेटल फिर से उसके पीछे आ जाता है, उसके पैर को कीचड़ में पकड़ लेता है और पत्थर वाले मड बॉल्स की बारिश कर देता है। मेटल को लगता है कि लैंस के पास काफी स्किल्स है, लेकिन उसका टैलेंट वेस्ट हो रहा है, तो वो उसे माजिया लूपस ज्वाइन करने का इन्विटेशन देता है। मेटल एक्सप्लेन करता है कि मेजेस अपने एनवायरमेंट और आसपास के लोगों के हिसाब से डेवलप होते हैं। वो एडलेडॉम के सारे स्टूडेंट्स को कचरे का डब्बा बुलाता है और लैंस को बोलता है कि उनके साथ रहकर वो भी नीचे गिर जाएगा। वो बड़ी बड़ी बातें करता है कि माजिया लूपस में बेस्ट टैलेंट, एजुकेशन, टूल्स और पोशंस है, लेकिन लैंस को उसकी बातें बकवास लगती है और वो बोलता है कि मेरी ताकत आसपास के माहौल पर निर्भर नहीं करती। सच बताऊं तो मेरे हिसाब से तुम काफी कमजोर हो। ऐसा कहकर लैंस उस पर फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार वो मेटल को दीवार पर दे मारता है। वहाँ कीचड़ का एक्सप्लोजन होता है और हमें पता चलता है कि मेटल ने पूरे रूम को कीचड़ वाले मैजिक से घेर रखा है ताकि इम्पैक्ट अब्सॉर्ब हो सके। तो ग्रेविटी मैजिक जो ओपोनेंट्स को जमीन पर पटकने पर निर्भर करती है, उसके अगेंस्ट मेटल सोचता है कि वो हार नहीं सकता। लेकिन तभी लैंस पत्थरों से उस पर हमला करने लगता है क्योंकि उसने मेटल की ट्रिक समझ ली है। मेटल कीचड़ से बाहर निकलने पर मजबूर हो जाता है। लैंस बोलता है कि शायद मेरा एनवायरनमेंट तुझसे बेटर है क्योंकि साफ नजर आ रहा है कि मैं तुझसे ज्यादा ताकतवर हूँ। मेटल बोलता है कि ज्यादा हवा में मत उड़ और एक मैजिकल इसेंस का पोशन निकालता है जो बाकी स्टूडेंट से एक्सट्रैक्ट किया गया था। पोशन पीते ही उसकी ताकत 7वें आसमान पर पहुंच जाती है और वो अपनी मैजिक का एडवांस फॉर्म
यानी कि सेकंडित का इस्तेमाल कर एक बहुत बड़ा डीमन मड मॉन्स्टर क्रिएट करता है और एक्सप्लेन करता है कि मैजिक में भी अलग अलग तरह के लेवल्स होते हैं। सेकंडित मैजिक सिर्फ डबल लाइनर्स ही यूज कर सकते हैं और वो भी कुछ गिने चुने लोग जो इसके असली हकदार है। मैटल अपने बचपन को याद करने लगता है जब उसके पापा ने कहा था कि उसकी औकात सिर्फ उसके मैजिक की ताकत पे डिपेंड करती है, इसलिए वो हमेशा अपने पापा के अप्रूवल को पाने के लिए कड़ी मेहनत करता है। इस लेवल के मैजिक को अचीव कर उसे लगता है कि वो अब इज्जत का हकदार है और लैंस को बोलता है कि तुम कभी भी इतने स्ट्रांग नहीं बन पाओगे क्योंकि तुम हमेशा फेलियर्स के साथ घूमते हो। लेकिन लैंस अटैक डॉज कर लेता है और सोचता है कि कैसे मैच से मिलने के बाद वो इम्प्रूव हुआ है। लैंस रिवील करता है कि वो भी सेकंडित मैजिक यूज कर सकता है। वो ग्रेविटी पिलर्स क्रिएट करता है जो मेटल के मॉन्स्टर को चारों तरफ से घेर लेते हैं। इसके बाद मॉन्स्टर को हर साइड से पिलर्स खींचते हैं और लैंस एक और पिलर उसके ऊपर क्रिएट करता है जिससे वो मॉन्स्टर पूरी तरह से फट जाता है। मेटल को विश्वास नहीं हो रहा था कि वो हार गया। वो याद करता है कि कैसे उसके पापा ने कभी उसकी तारीफ नहीं की चाहे उसने कुछ भी अचीव किया हो। मेटल को लगता है कि उसके पापा सही थे, वो सिर्फ एक फेलियर है। लेकिन तभी लैंस उसकी तरफ एक बुक फेंकता है जो उसे जमीन पर गिरी हुई मिली थी। लैंस नोटिस करता है कि बुक कितनी फटी पुरानी है जिससे पता चलता है कि यहाँ तक पहुँचने के लिए मेटल ने कितनी मेहनत की है। लैंस बोलता है कि उसकी फैमिली भी इज्जत को पोजीशन और सोशल स्टैंडिंग से तोलती थी, तो शायद उनकी परवरिश सेम माहौल में हुई है। लेकिन वो अपनी बहन के बारे में सोचता है जो बस एक सिंगर बनना चाहती थी और अपना बेस्ट देना चाहती थी, जिससे लैंस को रियलाइज हुआ कि रिजल्ट से ज्यादा एफर्ट्स मायने रखते हैं। हालांकि वो मेटल की सोच से एग्री नहीं करता, पर वो उसके एफर्ट्स की रिस्पेक्ट करता है और अपने दोस्तों को ढूंढने निकल जाता है। मीनवाइल मैश अभी भी परेशान है कि रेजर को उसका सीक्रेट पता चल गया। रेजर को लगता है कि वो दोनों एक जैसे हैं क्योंकि उन दोनों को दुनिया ने रिजेक्ट किया है, लेकिन वो बोलता है कि यहाँ होने के उसके अपने रीजंस है और दोनों फाइट के लिए रेडी हो जाते हैं। मैश अपने वर्कआउट गियर को पहन लेता है और एक किक के साथ चार्ज करता है जो रेजर को पीछे धकेल देती है, लेकिन रेजर सडनली डैश करके उसके साइड से निकल जाता है और अपनी तलवार से उसे कट कर देता है। रेजर बोलता है कि तू जीत नहीं सकता और हम देखते हैं कि उसके पास ऐसा मैजिक है जो उसकी स्पीड बूस्ट कर देती है। वो हर जगह डैश करता है और मैश पर मल्टीपल हिट्स लैंड करता है और बोलता है कि उनके लेवल्स काफी अलग है। मैश गिव अप करने से मना कर देता है। रेजर को लगता है कि मैश का सपना यानी कि अपनी फैमिली के साथ शांति से रहना डिस्गस्टिंग है क्योंकि उनके सर्कमस्टेंसेस सिमिलर है, पर मैश लकी था कि उसे अच्छे लोग मिले। वो मैश को चैलेंज करता है अपनी असली ताकत दिखाने के लिए और बताता है कि लेमन की मैजिक पावर ड्रेन की जा रही है और 30 मिनट के बाद उसके पास कोई मैजिक नहीं बचेगी, बिल्कुल मैश की तरह। मैश कसम खाता है कि वो उसे पक्का हराएगा। रेजर अपनी मैजिक के साथ पूरी ताकत से हमला करता है, मैश को बार बार स्लैश करता है। मैश अपना बचाव भी नहीं कर पाता और उसके पेट में तलवार घुस जाती है, लेकिन तभी मैश अपने एब्स को क्लेंच कर लेता है और तलवार वहीं फंस जाती है। मैश सीधा रेजर के मुंह पर अपना सर दे मारता है जिससे उसका मास्क टूट जाता है और उसका चेहरा मैश के सामने आ जाता है। रेजर की एक आंख लाल होती है, पर मैश को लगता है कि ये बस उसके हमले के वजह से हुआ है और वो उससे पूछता है कि भाई तू ठीक तो है ना। रेजर एक्सप्लेन करता है कि ये ईविल आई है जो किसी की भी मैजिक को डिसेबल कर सकती है। इसे डेविल की पावर माना जाता है, इसलिए वो आउटकास्ट है और दुनिया ने उसे रिजेक्ट कर दिया है। मैश सॉरी बोलता है क्योंकि ये आंख उस पे काम नहीं करते। रेजर बताता है कि वो सारे मैजिशियंस का नेचुरल एनिमी है, इसलिए सब उससे डरते हैं और नफरत करते हैं। यहाँ तक कि उसकी फैमिली भी उससे डरती थी। वो सोचता है कि काश वो पैदा ही ना हुआ होता, पर रेजर को लगता है कि मैश ये बात कभी नहीं समझ सकता क्योंकि उसके पापा उसे बहुत प्यार करते हैं। वो अपनी मैजिक का सेकंड फॉर्म एक्टिवेट करता है और एक फील्ड क्रिएट करता है जिससे मैश की बॉडी पर एक अजीब तरह का एरो आ जाता है। रेजर बेरहम तरीके से मैश पर हमला करने लगता है और एक्सप्लेन करता है कि इस फील्ड के अंदर मैश की स्पीड ड्रेन हो रही है और वो स्पीड रेजर को मिल रही है जिससे मैश के जीतने का कोई चांस नहीं है। मैश सिर्फ अपने आप को डिफेंड कर पाता है और रेजर बोलता है कि अब तेरा खेल खत्म। लेकिन मैश जमीन पर एक जोर का पंच मारता है जिससे फ्लोर 2 हिस्सों में बढ़ जाते हैं और वो रेजर की तलवार को एक ही मुक्के में तोड़ देता है। रेजर को एहसास होता है कि फ्लोर तोड़ने से उसकी मूवमेंट रेस्ट्रिक्ट हो गई है। वो पीछे हटने की कोशिश करता है, पर मैश उसका पैर दबा देता है ताकि वो भाग ना पाए। इसके बाद मैश अपनी मसल मैजिक एक्टिवेट करता है और एक खतरनाक हरिकेन स्मैश देकर रेजर को फील्ड से बाहर फेंक देता है। स्पेल टूटते ही मैश के शरीर पर से वो एरो हट जाता है और वो रेजर का पीछा करके उसकी कमर पर जोर की लात मारता है। रेजर दूर जाकर गिरता है,
पर सोचता है कि अगर वो हार गया तो वो अपने जीने की वजह भी खो देगा। वो वापस लड़ने की कोशिश करता है, दोनों आपस में भिड़ जाते हैं, पर मैश उसकी तलवार पकड़ लेता है, उसे दीवार पर दे मारता है और फिर इधर उधर पटक के आखिरी हमले के साथ उसका खेल खत्म कर देता है। जमीन पर लेटते हुए रेजर सोचता है कि काश वो नॉर्मल पैदा हुआ होता। हमें पता चलता है कि उसकी ईविल आई बचपन में मैनिफेस्ट हुई थी और उसके पेरेंट्स ने उसे बेसमेंट में बंद कर दिया था ताकि लोगों को पता न लग सके। कुछ टाइम बाद उसके पेरेंट्स ने उसे मारने की भी कोशिश की थी और उसे एहसास हुआ कि उसे पैदा ही नहीं होना चाहिए था, लेकिन एबल ने उसे पर्पस दिया। भले ही एक टूल की तरह उसे यूज किया हो, लेकिन उसे जीने की एक वजह मिली। पर अब हारने के बाद उसे लगता है कि वो वापस अनवांटेड हो गया है। मैश देख सकता है कि वो कितना लकी है कि उसके पास उसके पापा है जो उससे बहुत प्यार करते हैं। वो रेजर को फ्रेंड बनने का ऑफर देता है, लेकिन रेजर बोलता है कि ये इम्पॉसिबल है क्योंकि टाइम के साथ मैश की फीलिंग्स भी बदल जाएगी। मैश की मासूमियत को देखते हुए रेजर उसे वार्न करता है कि आगे मत जाना क्योंकि एबल का लेवल बिल्कुल अलग है और मैश के पास जीतने का कोई चांस नहीं है। मैश वार्निंग के लिए थैंक्स बोलता है पर फिर भी आगे बढ़ने का फैसला करता है। वो बोलता है कि दूसरे क्या सोचते हैं उससे फर्क नहीं पड़ता, उसकी फीलिंग्स चेंज नहीं होगी और रेजर को इनवाइट करता है कि नेक्स्ट टाइम जब मिलेंगे तो साथ में क्रीम पफ्स खाएंगे। अब सीन शिफ्ट होता है बैरेट और फिन पर जो मीलो और लव से लड़ने वाले हैं। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि एक और स्टूडेंट सीक्रेट डोर ढूंढ लेता है और अंदर जाने की तैयारी करता है। लव देखती है कि ये दोनों सिर्फ सिंगल लाइनर्स है तो उसे लगता है कि इन्हें हराना काफी आसान होगा। मीलो डिसाइड करता है कि लव इनको अकेले ही हैंडल कर लेगी, इसलिए वो खुद मैश को ढूंढने निकल जाता है। लव इमीडिएटली पूछती है कि क्या तुम मुझे लाइक करते हो। बैरेट और फिन को ये अजीब लगता है और वो बोलते हैं कि हम तो तुझे जानते भी नहीं है। तो वो पूछती है कि क्या मैं क्यूट हूँ। बैरेट को पता है वो मैनिपुलेटिव बन रही है पर उसे वो टोटली अपने टाइप की लगती है, लेकिन फिर वो कहता है कि लेमन ऑलरेडी उसकी फियांसे है तो वो लव के साथ नहीं हो सकता। लव को ये बात अच्छी नहीं लगती और वो बोलती है कि मर जा फिर। लव का कहना है कि सारे वुमेन्स क्वीन होती है और जो लड़का उन्हें क्यूट ना बोले या फिर उनकी सेवा ना करे उसे जीने का कोई हक नहीं। बैरेट को लगता है कि ये कुछ ज्यादा ही हो रहा है। लव एक बार फिर से पूछती है क्या तुम मुझे लाइक करते हो। बैरेट उसे समझाने की कोशिश करता है कि मेरे पास ऑलरेडी लेमन है और फिन को लगता है कि ये कोई डेजावू हो रहा है। बैरेट को लव की टोर्नेडो मैजिक हिट करती है और वो उड़कर दूर गिर जाता है। लव बोलती है कि उसके पापा ने कहा था कि जो भी उसकी तारीफ ना करे ये उसे जान से मार सकती है, लेकिन बैरेट वापस खड़ा होता है और अपने फायरबॉल से उस पर हमला करता है जिसकी वजह से उसे कुछ दिखाई नहीं देता। बैरेट उसकी वॉन्ड के लिए लपकता है पर लव टोर्नाडो से उसे दूर फेंक देती है और कहती है कि तुम्हारा मैजिक मुझे कभी नहीं हरा सकता। वो ये भी बताती है कि मीलो की पावर है स्पेसिफिक टारगेट को पत्थर में बदल देना और टारगेट वो बंदा है जिसने दरवाजा खोला था, यानी कि मैश। मतलब अगर उन्होंने लव को हरा के मीलो को 30 मिनट में नहीं रोका तो मैश पत्थर में बदल जाएगा। लव बैरेट को अपनी टोर्नाडो केज में बंदी बना लेती है और बोलती है कि यहाँ से निकलकर जाना नामुमकिन है। बैरेट कोशिश करता है लेकिन इसका कोई फायदा नहीं होता। लव को मैश के लिए बुरा लगता है कि उसके दोस्त कितने कमजोर है। वो मैश को बेवकूफ कहने लगती है क्योंकि उसने एबल से पंगा लेने की कोशिश की। बैरेट को लगने लगता है कि वो कुछ नहीं कर सकता। लव बिल्कुल सही थी, वो कमजोर इंसान है जो अपने दोस्तों के लिए कुछ भी नहीं कर सकता और अब वो यहाँ मरने वाला है। लेकिन तभी बैरेट को उसका बचपन याद आता है। कुछ बच्चे उसे परेशान कर रहे थे और अचानक से वहाँ धमाका होता है और उसकी बहन उसे बचाने पहुँच जाती है। वो बैरेट को बोलती है कि हर बार मैं बचाने नहीं आऊंगी, खुद के लिए लड़े कर। लेकिन बैरेट को लगता है कि इससे चीजें और बिगड़ जाएंगी। उसकी बहन बोलती है कि वो बहुत जल्दी गिव अप कर देता है और ये आगे जाके उसके लिए मुसीबत पैदा करेगी जब उसे कोई असली दोस्त मिलेगा, कोई ऐसा जो उसके लिए हमेशा खड़ा रहेगा और तब अपने दोस्त की रक्षा करने के लिए उसे लड़ना होगा। वो याद करता है कि कैसे मैश उसे बचाने के लिए आगे आया था और वो लव को अलाउ नहीं करेगा कि कोई उसके दोस्त का मजाक उड़ाए। जैसे ही लव फिन को खत्म करने जाती है, बैरेट टोर्नाडो केज तोड़कर बाहर आ जाता है। लव टोर्नाडो से अटैक करती है पर बैरेट उसे इजीली कैंसिल आउट कर देता है। लव सोचती है कि इसकी पावर सडनली कैसे बढ़ गई और वो बैरेट के माथे पर एक निशान नोटिस करती है। इस निशान को ईरा क्रूज कहते हैं और ये तब आता है जब एक इंसान अपने इमोशंस की लिमिट को क्रॉस कर देता है जिससे उसके पास खतरनाक मैजिकल पावर्स आ जाती है। बैरेट बोलता है मेरे दोस्तों की इंसल्ट करना क्राइम है और वो अरीना के चारों तरफ काउंटलेस फायरबॉल्स क्रिएट करता है। ये देखकर लव के पसीने छूट जाते हैं। बैरेट बताता है कि मैं ही मेन कैरेक्टर हूँ और अपने फायरबॉल से उस पर हमला कर देता है, लेकिन जब धुआं हटता है तो दिखाई देता है कि उसने जानबूझकर हमला मिस किया था क्योंकि उसे लड़कियों को चोट पहुंचाना पसंद नहीं। तो वो उसे हार मान कर वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन तभी फिन के पीछे अचानक से एक पत्थर का मॉन्स्टर आ जाता है। बैरेट फिन को धक्का देकर बचा लेता है और हमले को ब्लॉक कर लेता है। मीलो वापस आता है
और पूछता है कि ये सब क्या चल रहा है, और लव हारने के लिए उससे माफी मांगती है। बैरेट खुश है कि मिलो ने मैश को स्टोन बनाना छोड़ दिया, पर मिलो उन्हें क्रश करने की तैयारी करता है। हैंड्स उन तक पहुंचने ही वाले होते हैं कि सडनली मिलो को एक तलवार स्टैब करती है और वो दूर जाकर गिरता है। फिन तलवार को पहचान लेता है। उस शख्स को देखकर मिलो की आंखें फटी की फटी रह जाती है। हमें पता चलता है कि उसके सामने खड़ा इंसान और कोई नहीं बल्कि पिछले साल का डिवाइन विजनरी रेन है, जो न सिर्फ एडलर डॉम का हुक्म का इक्का है, पर साथ ही साथ वो फिन का बड़ा भाई भी है। मिलो खुद को शांत रखने की कोशिश करता है और खुद को तसल्ली देता है कि इससे डरने की जरूरत नहीं, ये भी हमारी तरह सिर्फ एक स्टूडेंट है। वो उस पे अपने पत्थर वाले मॉन्स्टर से हमला करता है, लेकिन रेन आराम से उसके 2 टुकड़े कर देता है और मिलो पर तलवारों की बारिश करने लगता है। जैसे ही धूल हटती है, मिलो को रियलाइज होता है कि वो रेन के सामने टिक नहीं सकता और वो अपनी जान की भीख मांगने लगता है। लेकिन माफ करने के बजाय रेन बेरहम तरीके से उसे पीटने लगता है, जिसे देखकर बैरेट भी हैरान हो जाता है और वो सोचता है कि क्या रेन सच में उनके साथ है। इसके बाद रेन उन्हें वहाँ से निकलने को बोलता है और कहता है कि बाकी सब वो संभाल लेगा, जिसके बाद लव वहाँ से भाग जाती है। इंटरोगेशन के बाद रेन डंजन में और अंदर चले जाता है। हमें पता चलता है कि उसे हेड मास्टर वॉलबर्ग ने भेजा था, क्योंकि उन्हें इनोसेंट जीरो के बारे में कुछ क्लू मिला था और उसके चमचे यही कहीं पर छिपे हुए हैं। रेन को लगता है कि शायद वो लोग अपनी मैजिकल पावर्स छुपा रहे होंगे। तभी अचानक उसकी मुलाकात मैश से होती है, जो मजे से क्रीम पफ्स खा रहा होता है। रेन को मैश के आसपास एक अजीब तरह का ऑरा महसूस होता है। रेन को लगता है कि मैश उसके चमचों में से एक हो सकता है, तो वो अपने स्पाइडर को समॉन करता है, जो मैजिकल पावर मेजर कर सकता है, ये चेक करने के लिए कि क्या वो सच में एक स्टूडेंट है या उनका दुश्मन। रेन अपनी तलवार से हमला करता है, लेकिन मैश उसे बड़ी आसानी से पकड़ लेता है। सोचता है कि ये सब आखिरकार क्या चल रहा है। स्पाइडर डिटेक्ट करता है कि मैश के पास जीरो मैजिक है, जिसे देखकर स्पाइडर को लगता है कि उसके मशीन में कोई गड़बड़ है। रेन एक बार फिर से हमला करता है, लेकिन इस बार सिर्फ अपनी 3% पावर के साथ। अटैक मैश पर लैंड करता है, लेकिन मैश उन तलवारों को एक चेयर में बदल देता है। रेन आखिरी बार कोशिश करता है और इस बार वो 10% ताकत का इस्तेमाल करता है, लेकिन भाई साहब मैश उसी की तलवार को बैट बनाकर सभी हमलों को रोक लेता है। रेन उसका नाम पूछता है और जब मैश बताता है तो रेन को याद आता है कि वॉलबर्ग ने उसे एक यूनिक स्टूडेंट के बारे में बताया था। रेन हमला करने के लिए माफी मांगता है, पर मैश एक्सेप्ट नहीं करता। रेन को बुरा लगता है और वो मैश को एक मैजिक रुमाल देता है, जो किसी भी चोट को ठीक कर सकता है। रेन उसे एबल के बारे में वार्न करता है और मैश सोचता है कि इसको मेरे और एबल के लड़ाई के बारे में कैसे पता चला। रेन आगे बताता है कि वॉलबर्ग ने उसे मैश के डिवाइन विजनरी बनने के गोल के बारे में बताया था, इसलिए एबल से लड़ाई करना नेचुरल है, क्योंकि अभी सबसे ज्यादा कॉइन उसी के पास है। रेन उसके गोल को सपोर्ट करता है, क्योंकि उसे ताकतवर साथी चाहिए। वो मैश को एबल के डॉल मैजिक के बारे में वार्न करता है और कहता है कि बिना मैजिक के मैश को दिक्कत हो सकती है, पर मैश भरोसा दिलाता है कि उसके पास भी मैजिक है और वो एबल को हरा देगा। रेन उसे गुड लक बोलता है और वहाँ से जाने लगता है और मैश उसे थैंक यू बोलता है, पर रेन बताता है कि उसने ये सब कुछ अपने मतलब के लिए किया है। हमें दिखाया जाता है कि वॉलबर्ग ने रेन को बताया था कि कैसे मैश अपने दोस्तों को खुद से ऊपर रखता है और कैसे उसने रेन के भाई को भी बचाया था, और इसी वजह से रेन उसे सपोर्ट कर रहा है। मैश फाइनली रूम ढूंढ लेता है और सोचता है कि दरवाजा पुश करना है या पुल। वो गेस तो सही करता है, पर लेमन के बारे में सोचते हुए गलती से दरवाजा तोड़ देता है। एबल सरप्राइज हो जाता है कि मैश ने रेजर को हरा दिया। उसे लगता है सिर्फ रेन ही रेजर के इविल आई का सामना कर सकता था, तो शायद मैश की ताकत डिवाइन विजनरी के लेवल पर है। पर मैश को बस ये टेंशन है कि कहीं उसका सीक्रेट पता ना चल गया हो। मैश को सांस में सांस तब आती है जब एबल बस उसे ताकतवर समझता है और उस अपने जैसा सुपीरियर कहने लगता है। एबल उसे अपना प्लान बताता है कि वो इन्फीरियर लोगों को खत्म करना चाहता है, क्योंकि वीक लोग उनकी अच्छाई का फायदा उठा रहे हैं। मैश पूछता है कि क्या उसका मतलब उनसे है जो मैजिक यूज नहीं कर सकते, और एबल कहता है हाँ, उन जैसों को जान से मारना जरूरी है। एबल ऐसे लोगों को भी खत्म करना चाहता है जो कमजोरों को घर पर रहने की जगह देते हैं। मैश को याद आता है कि कैसे उसके पापा ने उसे अपनाया था। वो बचपन में ही डबल बैकफ्लिप मारता था और उसके पापा ने उसे पहली बार क्रीम पफ्स खिलाए थे। मैश को याद आता है कि उसके पापा कितना प्राउड फील करते थे उसे अपना बेटा कहने में, और मैश रियलाइज करता है कि वो एबल के साथ दोस्ती नहीं कर सकता। दूसरी तरफ हम लव को देखते हैं, जो एबल को ढूंढने आई है। वो खुश है कि रेन से बच निकली, लेकिन टूटा हुआ दरवाजा देखकर शॉक हो जाती है और देखती है कि
मैश और एबल एक दूसरे से लड़ रहे हैं। मैश एक पपेट को क्रश करता है जिसमें से एसिड निकलता है। एबल उसे कहता है कि संभल के बच्चू, वरना चमड़ी पिघल जाएगी, लेकिन मैश उस टूटे हुए पपेट का सर पकड़ लेता है। लव सोचती है कि मैश एसिड पपेट का क्या ही बिगाड़ लेगा, लेकिन मैश उस सर को फेंकता है और एक ही स्ट्राइक में सारे एसिड पपेट को बॉलिंग पिंस की तरह गिरा देता है। लव को अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा था। मैश पूछता है कि अगर एबल हार गया तो क्या वो खुद को इंफीरियर मानेगा। वो लेमन के बारे में भी पूछता है, पर एबल कहता है कि उसे नहीं पता वो किसकी बात कर रहा है और अपने स्ट्रॉन्गर पपेट्स को समॉन कर लेता है। उसे लगता है कि मैश के जीतने का कोई चांस नहीं है, लेकिन मैश उन पपेट्स को चुटकियों में ही उड़ा देता है और एबल रियलाइज करता है कि मैश पहले से भी ज्यादा ताकतवर बन चुका है। मैश डिमांड करता है कि अगर वो जीता तो एबल को लेमन को छोड़ना पड़ेगा। एबल इम्प्रेस होता है, लेकिन फिर वो अपना सबसे स्ट्रॉन्ग पपेट यूज करता है, यानी कि खुद मैश को। हम देखते हैं कि मैश के शरीर पे स्ट्रिंग्स लग जाते हैं और वो खुद को ही पीटने लगता है और गला घोटने लगता है, लेकिन फिर अचानक से उसकी स्ट्रिंग्स टूट जाती है। एबल माफी मांगता है और इस बार फिन को ले आता है जिसे उसने पपेट बना दिया है। वो कहता है कि बैरेट तो किसी काम का नहीं बचा, तो अब फिन उसका एंटरटेनमेंट बनेगा। वो फिन की मदद से मैश पर हमला करता है, पर मैश उसे ब्लॉक कर लेता है। एबल वार्निंग देता है कि अगर उसने फिर से ब्लॉक किया तो वो फिन के टुकड़े कर देगा। मैश मजबूरी में मार खाता रहता है। एबल कहता है कि लोग खुद को अच्छा समझते हैं, पर असल में वैसे होते नहीं है। मैश का शरीर इतना मजबूत है कि उसकी हड्डी टूटने से पहले फिन की एक्स टूट जाती है। इसके बाद मैश अपना गोल्ड कॉइन निकालता है, जिसे देखकर एबल को लगता है कि वो अब हार मान चुका है, पर मैश कॉइन को फ्लिक कर फिन की तारों को काट देता है, जिससे वो वापस इंसान बनने लगता है। कॉइन वापस मैश के पास आता है और वो कहता है कि शायद गोल्ड कॉइन उसे ज्यादा पसंद करता है। एबल फिर से मैश को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, पर इस बार वो सीरियस हो चुका है। मैश रेजिस्ट करने की कोशिश करता है, पर एबल कहता है कि इन सब का कोई फायदा नहीं। मैश कहता है कि मेरे दोस्तों को चोट पहुंचाने की सजा तुझे जरूर मिलेगी, और वो एक स्टेप आगे लेकर एबल की उंगली तोड़ देता है। एबल उसे रोकने की कोशिश करता है, पर मैश फ्री होकर उसके मुंह पर जोर की लात मारता है, लेकिन तभी एबल अपनी स्किल एक्टिवेट कर देता है और मैश फिर से पपेट बनने लगता है। एबल उसकी ताकत से काफी इंप्रेस हो जाता है, पर अब मैश पूरी तरह पपेट बन चुका है। एबल जैसे ही मैश का कॉइन लेने जाता है, पता चलता है कि वो तो क्रीम पफ था। एबल कंफ्यूज हो जाता है और अचानक मैश उसे एक पंच मारता है और वापस इंसान में बदल जाता है, खुश होकर कि उसका क्रीम पफ सही सलामत है। एबल हैरान है कि पपेट होने के बावजूद मैश हिल कैसे पाया, क्योंकि पपेट मैजिक दिमाग में जाने वाले इलेक्ट्रिक सिग्नल्स को ब्लॉक कर देते हैं, जिससे एक इंसान हिल नहीं पाता। लेकिन तभी उसे एहसास होता है कि ये शायद एक स्पाइनल रिफ्लेक्स था। जैसे गर्म चीज छूने पर हाथ अपने आप पीछे हट जाता है, वैसे ही क्रीम पफ्स छीने जाने पर मैश के शरीर ने बिना ब्रेन के सिग्नल के रिएक्ट किया। लव सोचती है कि ये क्या बकवास है, मैश के लिए क्रीम पफ्स इतने इंपॉर्टेंट कैसे हो सकते हैं। एबल अब सीरियस होकर स्टूडेंट से चुराई हुई पावर्स यूज करता है। वो अपनी सेकेंड मैजिक एक्टिवेट करता है, एक जायंट पपेट जो 100 मीटर रेडियस में किसी को भी इनविजिबल स्ट्रिंग से पपेट बना सकता है। लव को डर लगने लगता है, क्योंकि वो भी उसके स्पेल की रेंज में है। एबल कहता है कि इस स्पेल से बच पाना किसी के बस की बात नहीं, और इस बार जब मैश एक खिलौने में बदलेगा तो एबल उसे तब तक तोड़ेगा जब तक वो जिंदगी भर के लिए अपाहिज ना बन जाए। स्ट्रिंग्स नीचे आती है और पूरा एरिया कवर कर लेती है। एबल को लगता है कि इस बार तो मैश पक्का गया, क्योंकि ये उसका अल्टीमेट मैजिक है। लेकिन अचानक से उसका डॉल डिस्ट्रॉय हो जाता है और मैश बिल्कुल सही सलामत होता है। एबल सदमे में था कि आखिरकार मैश पपेट में क्यों नहीं बदला। एक इंसान के लिए उसके इस स्पेल को तोड़ना नामुमकिन है। हमें पता चलता है कि मैश ने अपनी बॉडी को ऐसे शिफ्ट किया था कि स्ट्रिंग्स अलग अलग टाइम पर उसे टच करे। तो जैसे ही स्ट्रिंग्स ने उसके लेफ्ट हाथ को छुआ, उसने तुरंत अपने राइट हैंड से स्ट्रिंग्स को पकड़कर तोड़ दिया। एबल मन में सोचता है कि ये बंदा इंसान है या फिर मॉन्स्टर। एबल उस पर पपेट से हमला करता है, लेकिन मैश उसे आसानी से तोड़ देता है और तुरंत एबल के पीछे आकर उसका सर जमीन पर दे मारता है। इसके बाद हम फ्लैशबैक में एबल की माँ को देखते हैं, जो बहुत दयालु थी और गरीबों की मदद करती थी। भले ही वो एक रईस खानदान से थी, पर वो आम लोगों के साथ भी बराबरी का व्यवहार करती थी और कहती थी कि ये बस किस्मत से है कि वो एक रईस पैदा हुए हैं। वो हर दिन गरीबों में खाना बांटती थी, लेकिन उनमें से एक इंसान लालची हो गया। उसे सारा खाना खुद के लिए चाहिए था, और जब उन्होंने देने से मना कर दिया तो उसने उन्हें चाकू से मार डाला। इंसानियत पर भरोसा रखने के बावजूद उन्हें मार दिया गया। इसलिए एबल को लगने लगा कि कमजोर लोगों का सफाया कर देना चाहिए। उसने अपने साथ सबसे टैलेंटेड लोगों को इकट्ठा किया, ऐसे लोग जो दुनिया के हालात से खुश नहीं थे। वो अपनी सोच बदलने से इनकार कर देता है, ये कहकर कि ये कुदरती है कि ताकतवर लोग कमजोरों से उनका हक छीन ले। लेकिन मैश कहता है कि वो गलत है, क्योंकि बुरे लोग हमेशा रहेंगे, चाहे उनका सोशल स्टेटस कुछ भी हो। क्योंकि मैश लड़ाई जीत चुका था, वो लेमन का पता मांगता है और एबल सारे स्टूडेंट्स को जाने देने के लिए मान जाता है। मैश को लगता है कि क्योंकि एबल ये सब अपनी माँ के खातिर कर रहा था, तो वो असल में इतना बुरा इंसान नहीं है। एबल अपना जादू हटा देता है, जिससे लेमन सामने आ जाती है
और मैश उसे पकड़ लेता है। फिन को होश आ जाता है और तीनों वापस मिलकर बहुत खुश होते हैं। वो सब जश्न मनाते हैं और फिन और लेमन मैश को हीरो बुलाते हैं। लेमन उसे मुसीबत में फंसाने के लिए माफी मांगती है और उसे बचाने के लिए शुक्रिया कहती है। दूसरी तरफ फिन इमोशनल होकर मैश का शुक्रिया अदा करता है। बैरेट भी रेंगते हुए वहाँ पर आता है, ये कहते हुए कि उसने भी मदद की थी, और वो लोग वापस सेलिब्रेट करने लगते हैं। एबल को यकीन नहीं होता कि वो ऐसे बेवकूफों से हार गया और फिन सोचता है कि लैंस के साथ क्या हुआ, वो कहीं दिखाई क्यों नहीं दे रहा। दूसरी तरफ हम लैंस को डंजन में देखते हैं जहाँ वो रेन से टकराता है। लैंस अचानक से उसका हमला रोक लेता है और रेन हैरान रह जाता है कि वो उसके जादू का जवाब दे पाया। उसका मकड़ी साथी बताता है कि उसकी शक्ति हद से ज्यादा है और हमें पता चलता है कि ये असल में लैंस नहीं बल्कि इनोसेंट जीरो नाम के डार्क ऑर्गेनाइजेशन का एक मेंबर है। वो आदमी सोचता है कि रेन ने उसे पहचान कैसे लिया, लेकिन रेन तो बस पहले हमला कर रहा है और बाद में सवाल पूछ रहा है, ये कहते हुए कि इस तरह काम जल्दी हो जाता है। रेन सोचता है कि इनोसेंट जीरो को स्कूल से क्या चाहिए और वो आदमी रिवील करता है कि वो किसी चीज की तलाश कर रहे हैं। एबल को उसे ढूंढने में उनकी मदद करनी थी, लेकिन वो किसी काम का नहीं निकला, इसलिए वो अब एबल को मारने जा रहा है क्योंकि अब उन्हें उसकी जरूरत नहीं। रेन उसका पीछा करने की कोशिश करता है पर एक बड़ा सा चाकू उसे रोक लेता है। वो आदमी आगे निकल जाता है और हम देखते हैं कि रेन का सामना एक नए ओपोनेंट से होता है, लेकिन उसे मैश और उसके दोस्तों की फिक्र होती है क्योंकि जो शख्स उसकी तरफ बढ़ रहा है उसके पास एक डिवाइन विजनरी के लेवल की ताकत है। इसके बाद हम बर्नडेड और ब्रैड को देखते हैं जो सोच रहे हैं कि एकेडमी में मैश का क्या हाल चल रहा है और उम्मीद करते हैं कि उसका सीक्रेट सबके सामने ना आया हो। दूसरी तरफ मैश और उसके दोस्त अब भी सेलिब्रेट कर रहे हैं और एबल सोचता है कि ये लोग कब तक ऐसे मस्ती मजाक करते रहेंगे। मैश को टॉयलेट आती है इसलिए वो बाथरूम चला जाता है और उसके दोस्त बस इस बात से खुश है कि सब कुछ खत्म हो गया। हम देखते हैं कि बाकी स्टूडेंट्स जो पपेट बन गए थे वापस इंसान बन जाते हैं, लेकिन तभी अचानक से वो क्रिमिनल वहाँ पहुँच जाता है। सब लोग सोचते हैं कि ये कौन है, लेकिन वो आदमी बस उन्हें हवा में उड़ा देता है। बैरेट उससे लड़ने के बारे में सोचता है, लेकिन उसके ईविल ऑरा को देखकर बैरेट समझ जाता है कि वो कितना ताकतवर है। वो आदमी एबल के करीब आता है और हमें पता चलता है कि इसका नाम सेल है। सेल देखता है कि एबल किसी से हार गया है और उसे बोलता है कि तू कितना बड़ा लूजर है, तू तो स्कूल का टॉप भी नहीं कर सकता। सेल उसे हेडमास्टर के बारे में दी गई जानकारी के लिए शुक्रिया कहता है, लेकिन अचानक वो एबल के हाथों को अपने कब्जे में ले लेता है और एबल अपना खुद का गला दबाने लगता है। सेल कहता है कि उसे वो शख्स नहीं मिला जिसे वो ढूंढ रहे थे, इसलिए अब उसे एबल की कोई जरूरत नहीं। एबल मरने ही वाला होता है, लेकिन तभी अचानक मैश क्रीम पफ्स की प्लेट लेकर वापस आ जाता है और कहता है कि चलो सेलिब्रेशन कंटिन्यू करें। मैश के दोस्त उसे कहते हैं कि ये इन सबका वक्त नहीं है और अचानक से एक मक्खी उड़कर उसकी नाक पर बैठ जाती है, जिससे उसकी नाक में गुदगुदी होने लगती है और वो इतना जोर का छींकता है कि क्रीम पफ्स सेल के मुंह पर जाकर लगते हैं। सब लोग सोचने लगते हैं कि क्या ये कोई इत्तेफाक था, क्योंकि मैश की बेवकूफी की वजह से एबल खुद को छुड़ाने में कामयाब हो जाता है। मैश अपने क्रीम पफ्स वापस मांगता है और उसके दोस्तों को यकीन नहीं होता कि वो सिर्फ अपनी क्रीम पफ्स के बारे में सोच रहा है। सेल क्रीम पफ्स को जमीन पर फेंक देता है, जिससे मैश को सदमा लगता है, लेकिन अचानक सेल को सर में दर्द होने लगता है और वो सोचता है कि क्या मैश ही वो शख्स है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। सेल फैसला करता है कि जो उसने शुरू किया था वो उसे खत्म करेगा और वो एबल को हवा में उठा लेता है। जैसे ही वो उसे खत्म करने की तैयारी करता है, मैश उसे बचाने के लिए भागता है, लेकिन तभी अचानक से रेजर उसकी रक्षा करने के लिए बीच में कूद जाता है। रेजर मैश से माफी मांगता है, ये कहते हुए कि वो अब उसके साथ क्रीम पफ्स नहीं खा पाएगा। मैश उसे रेन का जादुई रुमाल देता है और सेल हैरान हो जाता है कि उसका हमला जानलेवा कैसे नहीं था। असल में सेल के मैजिक इस्तेमाल करने से ठीक पहले मैश ने उस पर एक पत्थर फेंका था, जिसने उसके हमले की दिशा बदल दी थी। मैश जमीन को तोड़कर एक पत्थर से सेल पर हमला करता है, लेकिन सब हैरान रह जाते हैं क्योंकि सेल उस पत्थर को पकड़ लेता है और उसे चाटने लगता है। ये देखकर मैश को काफी अजीब लगने लगता है। सेल उसे बताता है कि रेजर के पास सिर्फ 30 मिनट है अपनी जान बचाने के लिए, तो उससे पहले मैश को इसे हराना होगा। वो अपने जादू से हमला करना शुरू करता है, जिसे मैश अपने मुक्कों से तोड़ देता है। सेल अपने जादू को मिलाकर एक और भी ज्यादा ताकतवर हमला करता है, जिसे मैश रोक नहीं पाता और सेल को लगता है कि मैश सिर्फ बड़ी बड़ी बातें करता है। एबल को लगता है कि मैश जीत नहीं सकता क्योंकि उन दोनों की ताकत के बीच बहुत ज्यादा अंतर है। वो याद करता है कि कैसे उसकी माँ उसे बताती थी कि ये बस किस्मत की बात है कि वो इतने रईस है, और उसे लगता है कि सेल उनसे कहीं ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उनके पास जीतने का कोई चांस नहीं है। सेल अपने हमले जारी रखता है, लेकिन मैश उन हमलों को रोकता रहता है। एबल सोचता है कि रेजर को उसकी जान नहीं बचानी चाहिए थी, लेकिन मैश कहता है कि रेजर का कोई दोस्त नहीं था, वो हमेशा अकेले रहता था। लेकिन एबल ने उसे जीने की एक वजह दी और वो खुश था कि किसी को उसकी जरूरत है, इसलिए रेजर एबल को बचाकर खुश है। और मैश कहता है कि वो भी बिल्कुल वैसा ही महसूस करता अगर वो खुद को रेजर की जगह रख कर देखता। एबल को याद आता है कि उसकी माँ भी उसे यही कहती थी कि खुद को दूसरों की जगह रख कर देखो, ताकि वो दूसरों के लिए और दयालु बन सके और उनके दर्द को समझ सके। मैश लड़ता रहता है
और हम देखते हैं कि कैसे रेजर से पूरी जिंदगी लोग डरते रहे। वो हमेशा अकेले था और चाहता था कि काश वो पैदा ही ना हुआ होता, लेकिन जब वो एबल से मिला जिसने उसे अपनाया तो आखिरकार उसे जीने की एक वजह मिल गई। रेजर एबल को बोलता है कि यही सही वक्त है, अपनी जान बचाकर भागो। और ये सुनकर एबल सोचता है कि रेजर कितना अच्छा इंसान है, बिल्कुल उसकी माँ की तरह। मैश डिफेंड करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर पा रहा था और सेल सोचता है कि क्या वो बस इतना ही कर सकता है। एबल देख सकता है कि मैश के पास सेल के करीब जाने का कोई मौका नहीं है और सेल अब बोर होने लगा था, इसलिए वो और भी ज्यादा ताकत से हमला करता है। मैश के लिए हालात खराब लग रहे थे, लेकिन तभी अचानक से एबल की डॉल उसे बचा लेती है। एबल अपनी डॉल से उस पर हमला करता है, लेकिन सेल उसे बड़ी आसानी से कुचल देता है और एबल को कहता है कि तेरे पास जीतने का कोई चांस नहीं है। लेकिन तभी अचानक से डॉल का एक सर हिलता है, जिससे पता चलता है कि मैश उसके अंदर छुपा हुआ था और मैश सेल के चेहरे पर एक जोर का मुक्का मारता है। सेल अपने आर्मर की वजह से सुरक्षित था, लेकिन वो हैरान हो जाता है कि मैश उसे नुकसान पहुंचा पाया। सेल सोचता है कि मैश किस तरह का जादू इस्तेमाल कर रहा है, पर वो कहता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता और वो एक आईना निकालता है। बैरेट उसे स्पेलिफेक्शन मिरर के रूप में पहचानता है, एक ऐसा मिरर जो किसी भी तरह के जादू को वापस पलट सकता है, इसलिए जादू इस्तेमाल करने वालों में इसका सबसे ज्यादा खौफ है। बैरेट मैश को चेतावनी देता है और सेल उसे कहता है कि तुझे जो करना है कर ले, इस बार तू अपने ही जादू से कुचला जाएगा। लेकिन मैश एक ही लात में उस आईने को तोड़ देता है। ये देखकर सब लोग सदमे में आ जाते हैं और उन्हें एहसास होता है कि मैश के पास कोई जादू नहीं है और उन्हें उसके पुराने कारनामे याद आते हैं और उन्हें लगता है कि ये कोई चमत्कार से कम नहीं। सेल पर मैश के हमले का कोई असर नहीं होता, लेकिन अचानक वो अपने हाथ पर एक निशान बनते हुए देखता है और उसे 100% यकीन हो जाता है कि मैश ही वो शख्स है जिसे वो ढूंढ रहे हैं। कमरा अचानक टूटकर बिखर जाता है और दो विशाल हाथ सामने आते हैं। सेल कहता है कि उसे एक जरूरी काम याद आया है, लेकिन वो मैश से दोबारा जरूर मिलेगा। ऐसा कहकर सेल वहाँ से गायब हो जाता है और मैश राहत की सांस लेता है कि फाइनली ये सब खत्म हो गया। एबल रेजर को लेकर डॉक्टर के पास जाने लगता है और रेजर उम्मीद करता है कि अगली बार जब वो मिलेंगे तो वो मैश के साथ क्रीम पफ जरूर खाएगा। एबल मैश का शुक्रिया अदा करता है और कहता है कि वो एक दिन इसका एहसान जरूर चुकाएगा। मैश के दोस्त उसके पास आते हैं और उन्हें अभी विश्वास नहीं हो रहा कि मैश के पास कोई मैजिकल पावर्स नहीं, लेकिन उन्हें चिंता होती है कि अगर लोगों को पता चल गया तो मैश मुसीबत में पड़ जाएगा। और ये सुनकर मैश की हवा टाइट हो जाती है और वो झूठा दावा करने लगता है कि वो जादू का इस्तेमाल कर सकता है। मैश के दोस्त फैसला करते हैं कि वो उसका राज छिपाए रखने में उसकी मदद करेंगे, लेकिन तभी वहाँ मौजूद एक स्टूडेंट होश में आ जाता है और कहता है कि मैंने सब कुछ सुन लिया। एक बिना जादू इस्तेमाल करने वाला इंसान इस स्कूल में कैसे पढ़ सकता है, मैं इसकी सच्चाई सबको बता दूंगा। मैश को एहसास होता है कि उसका वक्त खत्म हो चुका है और उसके दोस्त सोचते हैं कि अब वो क्या करेगा, लेकिन मैश फैसला करता है कि ये क्रीम पफ्स खाने का बिल्कुल सही वक्त है और इसी के साथ सीजन 1 कंप्लीट हो जाता है।